अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सर्किश। स्यूबेक बगौर चार्ल्स की तरफ देख रहा था। चार्ल्स की पेशानी पर शिकने थीं। ऐसा लगता था कि वह हर सवाल करने के लिए नहायत एहतियात से अल्फाज का इंतखाब कर रहा था और इससे भी ज़्यादा एहतियात के साथ स्यूबेक जवाब दे रहा था। चार्ल्स तो खैर एक गैर रस्मी किस्म का डिप्लोमेट और गैर रवायती किस्म का मामला साज ही था, लेकिन स्यूबेक भी इस वक्त अपने अंदाज़े गुफ्तगू से कोई डिप्लोमेट ही मालूम हो रहा था। जिस संजीदगी, मतानत और अदब और एहतराम से दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, इससे ये गुमान भी नहीं गुजरता था कि इन दोनों में से एक नहायत ऊंचे दर्जे का पेशावर उजरती कातिल है। इस दौर का अलमिया यही है कि इसमें कातिल व गारत और दहशत गर्दी वगैरह एक बड़ी सनत या शायद बहुत बड़े फ़न का दर्जा हासिल कर चुकी है। अगर आप छोटे मोटे आदमी हैं और गुस्से में या गलती से हत्ता कि किसी माकूल वजह से के तहत भी किसी को कत्ल कर देते हैं तो आप कातिल हैं। पुलिस आपको पकड़ने के लिए हस्ब मकतूर कोशिश करेगी और अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो उम्मीद यही है कि आपका हशर खासा इबरतनाक होगा। लेकिन अगर आप किसी काम में कमाल हासिल कर लेते हैं, किसी बड़े मकाम पर पहुंच जाते हैं, इसे सनत का दर्जा देते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि आपके महज एक इशारे पर कुछ से कुछ हो जाता है, तो फिर न जाने कायदे कानून कहाँ चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग बाज़ौक़ात ख़ुद आपको सहारा देकर ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं, फिर नहायत अदब व एहतराम से आपसे मुज़ाकरात करते हैं। ये तफादत, ये तज़ाद आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। लेडी डायना को हलाक करने के लिए स्यूबेक को 2 मिलियन पाउंड की पेशकश हुई थी। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 7 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन मुझे रकम पर हैरत नहीं थी। एक सुपर पावर के शाही ख़ानदान की एक नहायत अहम और मुमताज़ शख्सियत को कत्ल करने का ये मुआवजा बहुत ज़्यादा नहीं था। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में गरीबों के वोटों से मुंतखब होने वाले किसी असेंबली के मेंबर को इधर से उधर लड़कने, किसी मामले में हाँ करने या किसी मामले में ना करने का इतना मुआवजा मिल जाता है। हैरत मुझे इस बात पर थी कि इस मामले में बरतानवी हुकूमत का एक नुमाइंदा बैठा इस शख्स से नहायत दोस्ताना माहौल बातचीत कर रहा था, जो लेडी डायना का कातिल भी हो सकता था। इन्होंने इस शख्स को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपने यहाँ बुलवाने या अपनी किसी एजेंसी के ज़रिए अगवा कराने और स्कॉटलैंड वगैरह में इससे तफ्तीश करने के बजाय इसके दर दौलत पर हाजिर होकर मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया था। अगर ये कोई पाकिस्तानी मामला होता और कोई पाकिस्तानी नुमाइंदा इस किस्म के मुज़ाकरात कर रहा होता तो मुझे कोई ख़ास हैरत न होती। चंद लम्हे की खामोशी के बाद चार्ल्स गहरी सांस लेकर बोला, तुमने 2 मिलियन पाउंड का ये कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया? हाँ, स्यूबेक ने इख्तिसार से जवाब दिया। क्यों? चार्ल्स ने जानना चाहा। मेरी मर्ज़ी। स्यूबेक का जवाब अब भी मुख्तसर था। चार्ल्स नफ़ी में सर हिलाते हुए मलामत से बोला, मेरा ख्याल है इसका जवाब इतना सादा नहीं हो सकता। शायद जवाब मुख्तसर होने की वजह से तुम्हें इतना सादा लग रहा है। स्यूबेक मुस्कुराया। अगर मैं ज़रा तफसील से जवाब दूंगा तब भी मफहूम यही होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम ज़रा खुलकर बात करो। चार्ल्स के लहजे में मुहज़्ज़बाना इसरार था। खुलकर तो मैंने आज तक अपनी बीवी से बात नहीं की। बीवी से तो ख़ास तुम बिल्कुल ही बात मत करो, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। चार्ल्स खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला। स्यूबेक के एक लम्हे कुछ सोचने के बाद बोला, बस, कोई ख़ास वजह नहीं थी। एक तो मैंने इससे पहले किसी औरत को कत्ल नहीं किया था। दूसरे, मुझे इस औरत की अब तक की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बड़ी खबासत नज़र नहीं आई थी। किसी की निजी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन किसी भी दूसरे ज़ाविये से ये औरत किसी भी एतबार से मुझे इंसानियत की मुजरम नज़र नहीं आई थी। ओहो! चार्ल्स इस्तेहज़ाइया अंदाज में धीरे से हंसा। गोया तुम बहुत नेक किस्म के कातिल हो, सिर्फ इन लोगों को कत्ल करते हो जो तुम्हें इंसानियत के मुजरिम नज़र आते हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। स्यूबेक हल्की सी नागवारी से बोला, ताहम मैं चूँकि हर अरे गहरे को कत्ल करता नहीं फिरता, मेरा निशाना बहुत बड़े लोग होते हैं। इनके माजी में मुझे कुछ ना कुछ घिनौना पल मिल जाता है। बड़े आदमियों की गलतियाँ भी बड़ी होती हैं, या यूँ कहो कि इनकी गलतियों के असरात बहुत बड़े होते हैं। बाज़ औक़ात इनका ज़रा सा गलत फ़ैसला हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है, लाखों इंसान को ज़िंदा दरगोर कर देता है, या इन्हें अज़ियतनाक मौत की आगोश में पहुँचा देता है। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं, दुरुस्त है। चार्ल्स ने तस्लीम किया। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि आज दुनिया में जिन्हें बड़े लोग कहा जाता है, वो कुछ ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजार कर बड़े नहीं बने। ना जाने क्या क्या जोड़ तोड़ करते हैं। इनका अमाल नामा ना जाने कैसी कैसी खबासतों से भरा होता है। मैं बेशक मुआवजा लेकर कत्ल करता हूँ और अपना मतलूबा मुआवजा मिलने पर किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दिल के इत्मीनान के लिए इसके अमाल नामे से कोई ना कोई जवाब चुन लेता हूँ कि फ़लाँ शख्स इस वक्त बेशक बड़ा नेक नाम था, बड़े ऊँचे मकाम पर फाइज था, बेशुमार लोग इसके नाम की माला जप रहे थे, लेकिन अपनी फ़लाँ हरकत की वजह से वो मौत का मुस्तहिक़ था, इंसानियत का मुजरिम था। इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था और बड़ी इबरतनाक मौत मरना चाहिए था। बहुत खूब, गोया तुम बड़े बाज़मीर किस्म के कातिल हो। चार्ल्स का लहजा अब भी कदर इस्तेहज़ाइया ही था और मेरा ख्याल था स्यूबेक को यह बात कुछ नागवार गुजर रही थी। नहीं, मुझे बाज़मीर होने का दावा नहीं। स्यूबेक मलामत से बोला। मैं अपने आप को इस जवाब से सिर्फ इसलिए मुतमईन करता हूँ कि रात को आराम की नींद सो सकूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद भी मेरे जहन पर कोई बोझ ना हो, वरना इस किस्म के काम इंसान ख्वाह कितना ही भारी मुआवजा लेकर करे और इसके एसाब ख्वाह कितने ही मजबूत हों, लेकिन कभी ना कभी वो अंदर से ज़रूर चटकने लगता है।
जबकि मैं बिल्कुल मुतमईन और मसरूर हूँ। मैंने कभी अपने आप को मुस्तरिब या परेशान महसूस नहीं किया। लेडी डायना को कत्ल करने का तुम्हें कोई मजबूत जवाब नहीं मिल सका? चार्ल्स ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, मेरा इनकार की एक बड़ी वजह यह भी थी, स्यूबेक ने जवाब दिया। मजमूई तौर पर बात सिर्फ यही है कि मेरा दिल नहीं चाहा। चलो मान लिया। चार्ल्स ने सर हिलाया। किस्सा मुख्तसर ये कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया, लेकिन तुम्हें फिर भी ये यकीन है कि लेडी को हलाक करने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारा ख्याल है ये प्रोग्राम मुलतवी नहीं हुआ? ख्याल नहीं, बल्कि मुझे यकीन है ये प्रोग्राम मुलतवी नहीं हुआ। इसलिए तो मैंने तुम्हारे सफारत खाने को गुमनाम ख़त लिख कर टिप देने की कोशिश की थी, वरना मुझे इस जहमत की क्या ज़रूरत थी? स्यूबेक तीखे लहजे में बोला। तुमने ये जहमत क्यों उठाई? चार्ल्स ने जानना चाहा। यूँ ही, मैंने सोचा इस औरत को कत्ल नहीं होना चाहिए। स्यूबेक कंधे उचका कर बोला। मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे सिफारत खाने को टिप देकर अपनी ज़िंदगी और अपने कैरियर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है, क्योंकि जो लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे वो इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे कि इनका मंसूबा नाकाम हो, और अगर मंसूबा नाकाम होता है तो सबसे पहले इनका शक मुझ पर जाएगा, क्योंकि मेरा इनकार सुनने के बाद ही मेरे सामने गैर इरादी तौर पर इनमें से एक के मुँह से निकल गया था कि फिर हमान से बात कर लेते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि इन्हें इतनी बेसब्री से मेरे सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अनजान सा बना रहा था, जैसे मैंने ये बात सुनी ही नहीं थी। तुम्हारे ताउन के लिए मौके तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। चार्ल्स हकीकी ममनूनियत से बोला। मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम्हारे बाद कॉन्टैक्ट किसके पास गया होगा। मैं अभी इस सवाल के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये बात तुम्हें मालूम होगी, और अगर मालूम होगी तो तुम मुझे बताना पसंद करोगे या नहीं। अच्छा हुआ तुमने पूछे बगैर ही बता दिया। जब मैंने तुम्हारे सिफारत खाने को ख़त लिखने की हमाकत कर ही डाली थी और तुम लोगों को मालूम हो ही गया था कि ख़त मैंने लिखा था, तो अब कोई भी बात छुपाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। स्यूबेक कदरे बेपरवाही से बोला। अब तुम खासी समझदारी से बात कर रहे हो। चार्ल्स के लहजे में अब अच्छी खासी मोहब्बत झलकने लगी थी। लेकिन तुम हमारे सफारत खाने को ख़त लिखने को हमाकत मत करार दो। मेरे ख्याल में तो तुमने ज़िंदगी में पहली बार एक ढंग का काम किया है। तुम हमारी हुकूमत की गुड बुक्स में आ गए हो। चार्ल्स ने गोया स्यूबेक को खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन वो मुँह बनाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हुकूमत की गुड बुक्स में आकर क्या मिलेगा? मेरी हैसियत तो तब्दील नहीं हो जाएगी। तुम्हारे मुल्क समेत जिन मुल्कों के खुफिया एजेंसियों के पास मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मौजूद है वो तो जू का तू रहेगा। इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी शायद। चार्ल्स मबहूम लहजे में बोला। लेकिन हम कम अज़ कम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वापस करने से तुम्हारा जो नुकसान हुआ है इसकी कुछ ना कुछ तलाफ़ी हो जाए। चार्ल्स की दानस्त में शायद ये भी स्यूबेक के लिए एक खुशखबरी थी, लेकिन स्यूबेक ने इस पर भी किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। कम अज़ कम खुशी तो हरगिज़ ज़ाहिर नहीं की। वो मुँह बनाते हुए बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वापस करके और तुम्हारी हुकूमत को टिप ऑफ करके इससे ज़्यादा ख़तरा मोल लिया है जितना मुझे कॉन्ट्रैक्ट कबूल करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट ना कबूल करने की सूरत में लाहक होता। ज़ाहिर है जो लोग इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं वो भी मामूली लोग नहीं होते, इनके पीछे भी कुछ ताकतें काम कर रही होती हैं। तुम इसकी परवाह मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चार्ल्स ने गोया ऐसे तसल्ली दी। मुझे मालूम है, इसी एतमाद के साथ तो मैं ज़िंदा हूँ। वो एक ख़ास किस्म के बेनियाज़ाना खुद एतमादी के साथ बोला। मुझे इसके अंदाज़ में किसी हद तक तकब्बुर की झलक भी महसूस हुई। मुझे खैर वाफ़ियत के साथ ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारी हुकूमत की मदद की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें मदद की पेशकश कर भी नहीं रहा। चार्ल्स ने फ़ौरन गोया इसकी खुशफहमी दूर की। मैं तो वैसे ही तुम्हारे साबका रिकॉर्ड को देखते हुए एक अंदाज़ ज़ाहिर कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट अब हमान ही के पास है? मुझे कुछ ऐसी ही खबर मिली है और मेरा ख्याल है वह दुरुस्त है। स्यूबेक ने जवाब दिया। अब वही लेडी डायना को कत्ल करने की कोशिश करेगा और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो कामयाब हो जाए। इसने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में 4-6 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और सुना है वो किसी में नाकाम नहीं रहा। अगर वो लेडी डायना को कत्ल करने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म का मकाम होगा। चार्ल्स बोला। तुम इसे रोकने में हमारी क्या मदद कर सकते हो? मैं? स्यूबेक ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। मैं एक अकेला हकीर सा आदमी भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ज़्यादा कसर नफसी से काम मत लो, हमें मालूम है तुम कितने हकीर हो। चार्ल्स बोला। मेरी सलाहियतें और मेरी ख़तरनाकी अपनी जगह सही, लेकिन फ़र्द बहरहाल फ़र्द ही होता है और हुकूमतें बहरहाल हुकूमतें ही होती हैं। तुम एक हुकूमत के नुमाइंदे हो। हुकूमत भी मामूली नहीं, बल्कि ऐसी हुकूमत जो कभी तकरीबन पूरी दुनिया पर काबिज़ रही है, जिसकी हदूद में कभी सूरज ही गुरूब नहीं होता था। स्यूबेक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला। पुरानी बातें मत करो, आज के दौर में रहकर बात करो। चार्ल्स मुलायमत से बोला। आज भी तुम्हारे मुल्क का शुमार सुपर पावर्स में है। तुम्हारे पास पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, स्कॉटलैंड यार्ड है, स्पेशल सीक्रेट सर्विस है। मेरे ताउन की तुम्हें भला क्या ज़रूरत है? हम अपने सारे महकमों को तो उठाकर यहाँ नहीं ला सकते ना। किसी अहम शख्सियत के दौरे के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ख़ास आदमी आ जाते हैं। ज़्यादातर तो मेज़बान मुल्क के इंतज़ामात पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। वैसे भी हम शोर शराबा नहीं चाहते, इससे बदनामी होती है, स्कैंडल बनते हैं, प्रेस अजीब अजीब अफसाने तराशने लगता है। हम चाहते हैं किसी को कानो कान खबर ना हो और ख़तरा भी टल जाए। बस चंद अफराद इस मामले से आगाह हों, असल में वही इस मामले को संभालें। बाकी सब रिवायती इंतज़ामात मामूल के मुताबिक नज़र आएँ। इसलिए मैं तुमसे मदद की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैं जो मदद कर सकता था वो मैंने कर दी, यानी तुम्हारे सिफारत खाने को ख़त लिख कर ख़बरदार कर दिया है। स्यूबेक बोला।
वो मदद तो अपनी जगह है और इसके लिए हम तुम्हारे जितने शुक्रगुजार हैं इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द ही हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी तुम हमारी खासी मदद कर सकते हो। चार्ल्स ने इस्तार किया। मैं तुम्हारे साथ इस्तांबुल नहीं जा सकता, स्यूबेक बोला। मैं कभी किसी ऐसे प्रोग्राम के मुताबिक इस गाँव से बाहर नहीं जाता जिसका दूसरों को इल्म हो। ठीक है, तुम्हारी एहतियात पसंदी में तुम्हारी ही बका है, वरना आप अब तक तुम मारे जा चुके होते या किसी हुकूमत के हत्थे चढ़ चुके होते, लेकिन फ़िलहाल तुम बाहर भी महफूज हो। ये तो तुम्हारा अपना गांव है और तुम्हारे पीछे एक ख़तरनाक जंगजू कबीला है। यकीनन यहाँ तुम अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करते होगे, लेकिन मेरे साथ चलते वक्त भी तुम्हें अंदेशों का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी मदद के लिए तुम्हें साथ ले जाऊँगा और इस वादे के साथ ले जाऊँगा कि कोई हुकूमत तुम पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगी। वैसे भी किसी हुकूमत को तुम पर हाथ डालने कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे ख़िलाफ़ कहीं भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, वरना शायद अब तक तुम पर हाथ डाला जा चुका होता। स्यूबेक किसी सोच में गुम दिखाई देने लगा। एक लम्हे की खामोशी के बाद चार्ल्स बोला, क्या सोच रहे हो? तुम्हें मेरे वादे पर एतबार करना चाहिए और अपने इस किले से निकलना चाहिए। अगर अंग्रेज़ों के वादे काबिल एतबार होते तो एक ज़माने में वो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा ना कर पाते। स्यूबेक मुस्कुराते हुए बोला, तंज़ व मज़ाक को छोड़ो प्यारे, अंग्रेज़ अब ऐसी भी बेकिरदार कौम भी नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। इस लंबी बहस में मत उलझो, फ़िलहाल काम की बात करो। तुम्हें लेडी डायना के दौरे के मौका पर इस्तांबुल में मेरे साथ रहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे कबीले में कुछ ख़ास लोगों को इस सिलसिले में आगाह करना होगा। स्यूबेक गोया यकदम ही फैसले पर पहुँचते हुए बोला, ताकि अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ हो भी जाए तो वो इसका कुछ तोड़ कर सकें। कोई गड़बड़ नहीं होगी। चार्ल्स ने एक बार फिर इसे इत्मीनान दिलाया। जिस तरह तुम्हारी नज़र में ज़ुबान और वादे की कोई अहमियत है ना, इसी तरह मेरी नज़र में भी है। तुम्हारे अलावा मिस्टर अफजल चौधरी भी मेरे साथ होंगे। इसने मेरी तरफ इशारा किया। रिवायती इंतज़ाम तो होते ही रहते हैं। तुम दोनों को साथ लेकर मैं एक तरह से बिल्कुल गैर रिवायती इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब तुम मुझे हमान के बारे में कुछ बताओ। मैंने खुफिया महकमों को जो फाइलें देखी हैं, इनमें मुझे इस शख्स के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। स्यूबेक बोला, वो एक अफसानवी सा किरदार है। ऐसा लगता है कि मेरे हम पेशा लोगों में से किसी भी ने कभी इसे देखा नहीं, लेकिन इसके बारे में बहुत सी बातें हमारे हलकों में मशहूर है। वो शायद नस्लन यहूदी है और इसराइली फ़ौज में खिदमत अंजाम दे चुका है, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा नहीं है। इसके बारे में यकीनी तौर पर जो बातें मालूम हैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। वो पहलू बदलते हुए एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, इसके बारे में एक बात तो तय है कि वो हमेशा अपने शिकार को किसी धमाका खेज चीज़ से कत्ल करता है। मौका की मुनासबत से किसी भी किस्म का कोई बम इस्तेमाल करता है। दुनिया में हज़ार किस्म के बम ईजाद हो चुके हैं और वो इन सब पर अथॉरिटी मालूम होता है। इन ईजादात से जितना फ़ायदा वो उठाता है, इतना शायद कोई उठाता हो। वो एक बार फिर किसी सोच में उलझ गया, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर पुरख्याल अंदाज में अपनी मूंछ को बल देते हुए बोला, इसके बारे में दूसरी अहम बात यह महसूस की गई है कि वो बड़ा ज़बरदस्त हिसाबी किताबी आदमी है। अपनी वारदात की तफसीलात वो बड़े हिसाब किताब से तय करता है, गोया कंप्यूटर से मदद ले रहा हो। इसकी वारदात का अंदाज़ बताता है कि अगर इसके शिकार को इसके अंदाजे के मुताबिक किसी ख़ास मकाम पर पहुँचने में 2-4 सेकंड देर हो जाती है तो इसकी वारदात नाकाम भी हो सकती है, लेकिन वो अंदाज़ा ही किसी ऐसी चीज़ के बारे में लगाता है जिसमें ताख़ीर का इम्कान नहीं होता। हम्मान का कोई अता पता? चार्ल्स ने दरियाफ़्त किया। स्यूबेक मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराया। वो मेरी तरह जड़ों की बुनियादों वाला आदमी नहीं है, वो तो महज एक छलावा है और साया है। फिर भी आखिर लोग इससे रब्ता तो करते होंगे, वो कितनी भी ऊंची चीज़ सही, लेकिन बहरहाल तो उजरती कातिल है ना। वो महज अफसानवी किरदार बनकर तो नहीं रह सकता। इसे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत तो पड़ती होगी और कुछ ताकतों को इसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती होगी। राब्ते का कोई तरीका तो होता होगा, यकीनन है। एक टेलीफोन नंबर के बारे में सुना है कि इस पर कुछ इशारती से अंदाज में पैगाम छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये पैगाम स्ट्राइक के लिए है। ये भी सुना है कि इस टेलीफोन नंबर का ताल्लुक एक सेहोनी तंजीम के रिटायर्ड सरबराह से है। हम्मान के बारे में कुछ इल्म नहीं होता वो किस वक्त किस मुल्क में है, लेकिन पैगाम बहरहाल इस तक पहुँच जाता है। इसके बाद कुछ लोग किसी एजेंसी किसी खुफिया अंदाज में पैगाम देने वालों के बारे में तहकीकात करते हैं, क्या वो अपने मकसद में संजीदा हैं। फिर बड़े घुमाव फिराव के बाद हम्मान इनसे खुद रब्ता करता है और कहीं मुलाकात तय पाती है। इस काम में कई दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास अब इतना वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तब भी शायद हम्मान तुमसे ना मिलता। कॉन्टैक्ट तय हो जाने के बाद वो यकीनन तुमसे ना मिलता, क्योंकि इससे मालूम हो जाता तुम एक गैर रिवायती किस्म के बरतानवी डिप्लोमेट हो। वो समझ जाता कि तुम्हारी मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है। स्यूबेक ये तफसील बताकर खामोश हो गया। चार्ल्स भी खामोश था और किसी गहरी सोच में था। मैंने स्यूबेक की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ नहायत तवज्जो से सुना था, लेकिन बज़ाहिर मैं इसकी तरफ कुछ ज़्यादा मुतवज्जा नहीं था। अलबत्ता कैथरीन पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा नज़र आ रही थी। वो भी इस बातचीत को पूरी दिलचस्पी ले रही थी और मेरा अंदाज़ा था कि स्यूबेक इसकी शख्सियत में ख़ास दिलचस्पी ले रहा था। इतने संजीदा मौजू पर बात करते करते भी बार बार इसकी नज़रें कैथरीन के सरापा से उलझने लगी थी और इनकी गहराई में कुछ गोया कुछ चिंगारियाँ सी सुलगने लगती थी। इस दौरान हमारे सामने कालीन पर लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछाकर खाना सजाया जाने लगा, क्योंकि हमें वहाँ आए काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बावजूद
मेरा ख्याल था कि इतनी देर में बकरे के पेट में चावल भरकर इसे रोस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले की तैयारियां भी खासा वक्त लेती थी। मगर बकरा दस्तरखान पर आ चुका था। शायद इसकी तैयारियां पहले से ही जारी थी। इसके साथ ही एक ट्रे में बड़ी बड़ी चमकती दमकती छुरियाँ भी सजा दी गई थी। खाने के दीगर लवाजमात भी चले आ रहे थे। तकरीबन पूरा कमरा ही मुख्तलिफ डिशों और बर्तनों वगैरह से भर गया था। ऐसा मालूम हो रहा था कि वहाँ कम अज़ कम 15 अफराद के एजाज़ में नहायत पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त होने वाली थी। शूबे के इसरार पर बिलाखिर हम दो जाना होकर खाने पीने के लिए बैठे तो इस कदर एहतमाम देकर कैथरीन को हंसी आए जा रही थी। बकरे को तो छूने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन शूबे के इसरार पर जब इसने बड़ी सी छुरी उठाई तो इसे कुछ ज़्यादा ही हंसी आने लगी। बकरा बड़ी सी तिश्तरी में एक स्टैंड पर इस तरह खड़ा था कि इसके चारों कई टांगें छत की तरफ उठी हुई थी। आखिर तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? शूबे गहरी संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए बोला। मुझे ये सब कुछ फिल्मी मंजर लग रहा है। वो हंसी जब्त करते हुए बोली। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सब अदाकार हैं, किसी तारीख किस्म की फ़िल्म का सीन शूट करा रहे हैं। पेट भरना तो बड़ा सादा सा अमल है, मेरी समझ में नहीं आता लोग इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पड़ते हैं। यूँ तो ज़िंदगी गुजारना ही बड़ा सादा सा अमल है खातून, शूबे मुरब्बियाना अंदाज में बोला। लेकिन दुनिया के 99% लोग बेशुमार बखेड़े में उलझे नजर आते हैं। कैथरीन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से छुरी से बकरे की रान से गोश्त का एक कतला उतारने लगी। शूबेक बोला, ज़िंदगी इसी रंगारंगी का नाम है। जो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है गुजारने दो। हर एक का अपना एक लाइफ स्टाइल है और अपनी सी दुनिया दिलचस्प नज़र आती है। अगर दुनिया में सब सीधे साधे अंदाज में ज़िंदगी गुजारने लगें तो दुनिया कैसी बेकैफ नज़र आने लगेगी। स्कूल, खानका या मदरसा नज़र आने लगा। इसके बाद हम खामोशी से खाना खाने लगे। चार्ल्स बदस्तूर सोच में डूबा हुआ था। इसने शायद शूबेक और कैथरीन की फ़लसफ़ाना गुफ्तगू भी नहीं सुनी थी। दफ़ातन शूबेक से मुखातिब हुआ। मैं इन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा ले चुका हूँ जो लेडी डायना के दौरे के सिलसिले में किए जा रहे हैं। मुझे इनके दरमियान कहीं कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि लेडी पर कोई कातिलाना हमला हो सकता है। सिक्योरिटी के सिलसिले में जो लोग लेडी के करीब रहेंगे, इनका भी मुख्तसर रिकॉर्ड मैंने देखा है। सब पुराने लोग हैं, कोई बिकने वाला नहीं है। इस दुनिया में किसी के बिकने न बिकने के बारे में तुम्हें कोई बात वसूख से नहीं कहनी चाहिए। शूबेक ने गोया से नसीहत की। सरबराहान मुमलिकत के खुसूसी बॉडीगार्ड्स तक बिक जाते हैं, जिन्हें बरसों की छानबीन के बाद रखा जाता है। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो बोला, वैसे तुम्हें कहाँ से हमले का इम्कान नज़र आता है? मेरे ख्याल में कोशिश अंदर से नहीं बाहर से हो सकती है। चार्ल्स बोला, यानी लेडी के गिर्द जो हिफाजती हल्का होगा इसमें कुछ नहीं होगा, बाहर से कुछ होगा। हमान का जो नक्शा तुमने खींचा है, इससे मुझे लगता है कि वो लेडी की आमद के वक्त ही कुछ करने की कोशिश करेगा। एयरपोर्ट से लेकर सदारती महल तक रास्ते में कुछ करना किसी हद तक आसान होगा। इस सड़क पर एक जगह तामीराती काम हो रहा है। सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि लेडी के दौरे से पहले वहाँ काम मुकम्मल कर लिया जाए। अगर मुकम्मल ना हो सका तब भी इस दिन वहाँ काम बंद कर दिया जाएगा जिस रोड लेडी डायना आ रही होंगी। इस मकाम पर फ़िलहाल सड़क भी तंग है और जगह मेरी नज़र में खटक रही है, लेकिन मैंने सिक्योरिटी वालों को वहाँ खसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस जगह का मुआयना किए बगैर भला क्या राय दे सकता हूँ? शूबेक बोला, मैं तुम्हारे साथ इस्तांबुल चलूँगा और इन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लूँगा। इसके बाद ही मैं कुछ कह सकूँगा कि कहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चार्ल्स बोला, तुम हमारे साथ इस्तांबुल चलना। इसके बाद हम खामोशी से खाना खाने लगे। शूबेक हमारे साथ ही इस्तांबुल आया था और बरतानवी सफ़ीर के घर में ही मेहमान ठहरा था। इसकी मौजूदगी में इस रात पहली बार मेरी भी बरतानवी सफ़ीर से मुलाकात हुई। चार्ल्स ने इसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मैंने महसूस किया कि शूबेक से मिलते वक्त बरतानवी सफ़ीर के अंदाज में कुछ ज़्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसे ये सूरत हाल कुछ पसंद नहीं आई थी कि एक उजरती कातिल के मतवक्के हमले से बचने के लिए दूसरे उजरती कातिल की खिदमत हासिल की जा रही थी और इससे अपने तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात में झांकने का मौका दिया जा रहा था। ताहम सफ़ीर ने अपनी नापसंदीदगी का वाज़ह तौर पर इजहार नहीं होने दिया। इसके रवैये से मुझे अंदाज़ा हुआ कि बरतानवी हुकूमत की नज़र में वाकई चार्ल्स की बड़ी अहमियत थी। चार्ल्स के किसी भी फैसले के सामने सफ़ीर भी कुछ नहीं बोल रहा था। शूबेक हमारे साथ इस्तांबुल पहुँचा तो इस शूबेक से कतई मुख्तलिफ नज़र आ रहा था जिसे हमने इसके गाँव में देखा था। वो जदीद फ़ैशन के स्याह सूट में था, सर पर स्याह रंग का ही फ्लैट हेड था, हाथ में ब्रीफ केस उठाए हुए था। पहली नज़र में कोई मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन या किसी बड़ी कंपनी का एग्जेक्टिव दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी शख्सियत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो इसे एक मशकूक इंसान ज़ाहिर करती। शायद अमाल के मुताबिक हर इंसान की शख्सियत में कोई ना कोई तासुर ज़रूर पैदा हो जाता है, लेकिन शायद हर आंख इसे महसूस करने की अहलियत नहीं रखती और ज़ाहिरी रूप से धोखा खा जाती है। इस रोज़ तो हम आराम करने के सिवा कुछ ना कर सके, क्योंकि रात भर हमें किसी इमारत में बुलंदी पर मौजूद रहना चाहिए जहाँ से हम चारों तरफ नज़र रख सकें। बल्कि हम में से 2 अफराद सड़क के एक तरफ हों और 2 दूसरी तरफ हों तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास 2 मार राइफलें भी होनी चाहिए और जदीद वाकी टाकी भी, जिन पर हमारा चारों का बैक वक्त एक दूसरे से रब्ता रह सके और हम पुलिस को भी हदायत दे सकें। ठीक है, मैं ये सब इंतज़ामात करा दूँगा, चार्ल्स बिला तामुल बोला। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा
हमान किस सिमत से और किस तरह हमला करेगा? वो लॉन्चर के ज़रिए रॉकेट तो फायर करने से रहा, इसे ये भी बाइद नहीं। स्यूबेक बोला, इस तरह तो वो खुद भी बचकर नहीं जा सकता। क्या खतीर मुआवजे के लिए वो जान भी दे देगा? अगर वो जिंदा ही न रहा तो दौलत इसके किस काम की? चार्ल्स बोला, इस बारे में यकीन से कुछ मत कहो। स्यूबेक ने गोया मशवरा दिया। वो आज तक पकड़ा नहीं जा सका। अब तक का रिकॉर्ड यही बताता है कि अपना काम वो खुद ज़ाती तौर पर करता है, किसी भी भरोसा नहीं करता और हमेशा जाए वारदात के आसपास ही कहीं मौजूद होने के बावजूद कभी नहीं पकड़ा जा सका। छलावे की तरह गायब हो जाता है। हमान महज एक साए का नाम है। फ़िलहाल हमें भी यही फ़र्ज़ करके अपना काम करना चाहिए। जैसे तुम कहोगे वैसे इंतज़ामात हो जाएंगे। चार्ल्स ने इसे यकीन दिलाया। बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और प्रेस को इन मामलात की भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना दुनिया भर के अखबारात, रसाल और टीवी चैनल्स को एक नया मौजू मिल जाएगा, बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसमें नए नए पहलू तलाश कर लिए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत और शाही ख़ानदान के लिए एक नया दर्द सर खड़ा हो जाएगा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। स्यूबेक के लहजे में खलूस था। बहरहाल हमें इस नुक्ते को नहीं भूलना चाहिए कि हमान बमों का स्पेशलिस्ट है। अपने शिकार को हमेशा किसी न किसी किस्म के बम ब्लास्ट के ज़रिए हलाक करता है। अपने गिरदोपेश नज़र रखते वक्त इस सूरत हाल को ज़रूर जहन में रखना होगा। स्यूबेक की बताई हुई ये बात पहले ही से मेरे जहन में थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे ये भी याद था कि इसने बताया था कि हमान बड़ा हिसाबी किताबी आदमी था। इस नुक्ता नज़र से भी हर चीज़ को जहन में रखने की कोशिश कर रहा था। गिरदोपेश का तफसीली जायज़ा लेने के बाद आखिरकार हम लौट आए। शाम को मैं अपने कमरे में था और ताज़ा दम होने के बाद बाजार से ख़रीदा हुआ एक नया सूट जेबतन किए एक कुर्सी पर बैठा सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। दफ़तन दरवाजे पर नहायत खफीफ सी दस्तक हुई। किसी ने महज एक उंगली से नहायत आहिस्ते से दरवाज़ा खटखटाया था। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने महज एहतियातन मैजिक आई से बाहर झांक कर देखा। मेरे ख्याल में इस किस्म की राजदाराना दस्तकें ज़्यादा एहतियात का तकाजा करती थी। मैजिक आई से झांक कर मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो कैथरीन थी। मैंने इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और नहायत मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ हट गया। वो इस वक्त फिर बड़े गैर फ्रीज किस्म के लिबास में थी और देखने वालों को अच्छी भली आजमाइश में डाल सकता था। इसकी उंगलियों में लंबी और पतली सी सिगरेट दबी हुई थी। मेरे करीब से गुजरते वक्त इसने शरीर से अंदाज में मेरे मुंह पर धुआं छोड़ा और धम से बेड पर जा गिरी। मैं बातकल्लुफ़ मेहमानों की तरह एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है स्यूबेक आज शाम मेरे साथ डेट पर जाने की फ़िक्र में था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पापा के साथ धक्का दिया है। इसने गोया मुझे इत्तला दी। तुम्हें चले जाना चाहिए था, इसमें क्या हर्ज है? मैंने नहायत मुलामत से कहा। ये तुम कह रहे हो? इसने मुझे घूरा। मैंने इधर उधर देखा और सादगी से कहा, हाँ मेरा ख्याल है मैं ही कह रहा हूँ। कमरे में और तो कोई मौजूद नहीं। तुम बड़े खबीस आदमी हो। वो ठंडी सांस लेकर बोली, काश तुम मेरे लिए रकाबत में मुब्तला हो सकते। तुम्हें मालूम ही है आजकल मेरे हालात ठीक नहीं। मौका महल देखकर शायद कभी शुगल के तौर पर ही रकाबत में मुब्तला हो जाऊं, लेकिन फ़िलहाल मुझ गरीब को इन चक्करों में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं पहले चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे। उसी के का कश लेते हुए नीम व आंखों से मेरी तरफ देखती रही। मैंने समझाने वाले अंदाज में एक बार फिर कहा, तुम्हें मोहतरम स्यूबेक के साथ चले जाना चाहिए था। आखिर वो एक अजीम शख्सियत है। इसमें ख़राबी बस यही है कि थोड़ा सा शादीशुदा वाक़या हुआ है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बकवास मत करो, मैं तुमसे संजीदगी से बात कर रही हूँ। वो आके संजीदा होते हुए बोली, पापा अपनी दानस में इस शख्स को शीशे में उतार कर साथ साथ लिए फिर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये शख्स हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। आखिर वो है तो उजरती कातिल। अब क्या किया जाए? मैंने बेचारगी से कहा, मुझे तो लग रहा है दुनिया में उजरती कातिलों की तादाद बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इनके मकाम, मरतबे और वारदात के तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वह सब उजरती कातिल हैं। लगता है जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब इन्हें मकतूल दस्तयाब नहीं होंगे। फिर उजरती कातिल एक दूसरे को ही कत्ल करेंगे। फजूल बातें मत करो। वो हाथ हिलाते हुए बोली, मैं ये कह रही थी, तुमने इस शख्स की तरफ गौर से देखा? इसकी आंखों में सांप की आंखों जैसी चमक है। मुमकिन है वो सांपों के साथ आंख मचोली खेलता हो। मैंने ख्याल जाहिर किया, या फिर सालम सांपों का सूप पीता रहा हो। कैथरीन एक टिक मुझे घूरने लगी, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, तुम्हारे अंदर यही बड़ी ख़राबी है कि जब तुम्हें संजीदा होना चाहिए इस वक्त तुम्हें कॉमेडी का शौक़ चढ़ने लगता है, और जब तुम्हें हंसना खेलना चाहिए इस वक्त तुम बुद्ध बनकर बैठ जाते हो। ये तुम कह रही हो? मैंने कराह कर कहा, मैं कोई कॉमेडियन हूँ जो कॉमेडी करूँगा? मेरे ख्याल में तो हर मौका ही निहायत संजीदगी का होता है और मैं निहायत संजीदा मुदब्बिर आदमी हूँ। वाकई? इसने ठंडी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। दिल तो चाह रहा है इस संजीदगी से तुम्हारी इस तीखी नाक पर कराटे का एक हाथ रसीद करके इसे हमेशा के लिए चपटी कर दूँ, लेकिन क्या करूँ? तुम्हें उस्ताद तस्लीम कर चुकी हूँ और उस्ताद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और अगर मेरी तरफ से इजाज़त हो, मैंने कहा, तब भी मुझे अपनी जान अजीज़ रहेगी। वो मुस्कुराई, फिर बोली और बैठते हुए तकिया गोद में रख लिया। देखो, खुदा के लिए संजीदगी से बात करो। क्या तुम्हें वाकई उम्मीद है कि स्यूबेक लेडी डायना वाले मामले में हमारी मदद कर रहा है? कहीं वो ख्वामख्वाह हमारी तवज्जो बटाता तो नहीं पर रहा। भाड़ में जाए स्यूबेक और लेडी डायना। मुझे इन दोनों से बल्कि तुम्हारे पूरे बरतानिया से कोई दिलचस्पी नहीं। खुदा की पनाह। इसकी आंखें फैल गई। इस तरह तो मत कहो, कम अज़ कम लेडी डायना के बारे में तो मत कहो। वो हमारे मुल्क की होने वाली मलिका हैं। होगी। मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए।
मैं तो इस दिन का मुंतज़िर हूँ जब दुनिया में हर लड़की शहज़ादियों की तरह अहम होगी और हर औरत की इस तरह हिफाजत होगी जिस तरह किसी मलका की होती है, या फिर शहज़ादियाँ और मलकाएँ भी इस तरह फिर करेंगी जिस तरह आम लड़कियाँ और औरतें फिरती हैं। तुम खुद ही सोचो, ये कोई इंसाफ तो नहीं है। एक औरत की हिफाजत के लिए ज़मीन आसमान एक किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो फूल सी बच्चियाँ होती हैं जिन्हें दरिंदे उठा कर ले जाते हैं और बेईमाना तरीके से मसल कर फेंक देते हैं। मज़ीद जुल्म ये कि वो कभी पकड़े भी नहीं जाते। ओह मेरे खुदा, कैथरीन ने पेशानी पर हाथ मारा। तुम भी इस अहमकाना इनकलाब की आरज़ू में गिरफ्तार हो। जिस किसी का भी ख्वाब है बिल्कुल गलत है और कभी पूरा नहीं होगा। खुदा ने सब इंसानों को बराबर पैदा नहीं किया, लिहाजा कोई और नहीं किस तरह बराबर ला सकता है। इस बकवास को छोड़ो और स्यूबेक के बारे में सोचो। मैं आजकल तुम जैसी हसीन और मेहरबान लड़की के बारे में नहीं सोच पा रहा। तुम मुझे इस बदबख्त के बारे में सोचने के लिए कह रही हो। मुझ पर इतना जुल्म मत करो, मैंने कर रहा कर कहा। आज सुबह तुम लेडी डायना के दौरे में और बाकी सब बातों में बड़ी दिलचस्पी लेते फिर रहे थे। वो हैरत से बोली, मैं सिर्फ फिर रहा था, दिलचस्पी लेना और बात होती है। मैंने तस्दीक की, यूँ तो मैं कल भी तुम लोगों के साथ चलूँगा और मुझसे जो मदद हो सकी वो भी करूँगा। लेडी डायना पर कातलाना हमले की अगर वाकई कोई कोशिश होती नज़र आई तो इससे भी नाकाम बनाने की अपनी सी कोशिश करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इस मामले से वाकई कोई दिलचस्पी है। ये बस ऐसे ही है जैसे इंसान चलते चलते सरेराह किसी को गिरते देख कर उठने के लिए सहारा दे देता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि इसे इसके गिरने से असबाब, इस वाक़े से या इस शख्स की ज़ात से कोई दिलचस्पी होती है। तुम अजीब आदमी हो, कैथरीन मुंह बनाकर बोली। बेशक, मैंने जवाब दिया। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें दुनिया का हर इंसान अजीब नज़र आएगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर नज़र आएगा। मेरा ख्याल है स्यूबेक तुमसे भी ज़्यादा अजीब इंसान है, वो कुछ सोचते हुए बोली। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, मैंने तस्लीम किया। अगर मैं सुधरने का अज़म ना कर चुकी होती तो ज़रूर इसकी ज़ात में इतनी ही दिलचस्पी लेने की कोशिश करती जितनी वो मेरी ज़ात में ले रहा है। वो बोली, क्या तुम वाकई सुधर चुकी हो? मैंने पूछा। तुम्हें अभी इसमें शक है क्या? इसने मुझे घूरा। बस वैसे ही, यकीन सा नहीं आता। अचानक ही हुआ ना इस ये हादसा। मैंने सर झटक कर कहा, इंसान की ज़िंदगी में बड़े इनकलाबात अचानक ही आते हैं, और अगर ये इनकलाब ना आया होता तो क्यों स्यूबेक की ज़ात में दिलचस्पी लेती? मैंने जानना चाहा। वो दिलचस्पी कतई गैर जज्बाती और कारोबारी होती। कैथरीन बोली, वो मेरे लिए और इन सिंडिकेट्स के लिए जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहा है बड़े काम का आदमी साबित हो सकता था। कोई बात नहीं वो पहले ही किसी सिंडिकेट का आदमी हुआ हो, और वो भी तुमने इसी नुक्ता नज़र दिलचस्पी ले रहा हो। ये दुनिया का कारखाना अजायब है। ये यहाँ कभी कभी सांप को भी काट लेता है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, इसमें तो खैर कोई हर्ज नहीं, जहर किसी को भी नहीं चढ़ता। वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैं महसूस करती हूँ स्यूबेक की दिलचस्पी ज़रूरी दूसरी किस्म की है। तुम्हें मालूम है औरत इन बातों को अच्छी तरह महसूस कर सकती है। हाँ, बल्कि मेरा ख्याल है औरत इन्हीं बातों को तो अच्छी तरह महसूस कर सकती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा। कैथरीन एक लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर मायूसी से ठंडी सांस लेकर, इस वक्त तुम खबासत पर उतर आए हो, कोई भी बात सीधी तरह नहीं करोगे। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा संजीदगी से सिर्फ ये बता दो, सुबह तो तुम हमारे साथ चलोगे ना? हाँ, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। पापा बेचारे तुम पर बहुत तकिया कर रहे हैं, हालांकि तुमने आज के पूरे सर्वे के दौरान कुछ ज़्यादा ज़ुबान नहीं खोली। इंसान को ज़ुबान की बजाय हाथ पाँव ज़्यादा चलाने चाहिए, मैंने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। ये बात भी तुम सिर्फ ज़ुबान से कह रहे हो, तुम्हारी अमली ज़िंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं। बहुत गलत अंदाज़ा लगा रही हो मेरे बारे में। मैंने इसे बताया, क्या तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब हाथ पाँव चलाने का मौका होता है तो फिर मुझसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाला ज़रा मुश्किल से ही मिलता है। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में। अगर ये खुशफहमी है तो तुमने मुझे उस्ताद क्यों मान लिया है? मैंने फ़ौरन पूछा, यूँ ही मोहब्बत में आकर। वो कंधे उचका कर बोली, मैं अभी तुम्हें 2-4 हाथ दिखा देता हूँ, जिसके बाद तुम अपनी मोहब्बत वापस लेने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने उठते हुए कहा, बस। वो हाथ से मुझे रुकने का इशारा करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं। मैंने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जैसे ये जो तुम पापा के मुझ पर तकिया करने की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा को लोगों पर तकिया करने की खासी आदत है। वो तो स्यूबेक पर भी काफ़ी तकिया कर रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। मैंने तुमसे यही तो कहने आई तो तुम इधर उधर की हाँकने लगे। वो ठंडी सांस लेकर बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बातों के जवाब दे रहा था, अपनी तरफ से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा, बहरहाल कल होशियार रहना। वो रुखसत होते हुए बोली। दूसरे रोज़ हम लोग एयरपोर्ट से आने वाली सड़क के करीब वाक़ एक इमारत की छत पर मौजूद थे। इस रोज़ इतवार था। तुर्की में हफ्तावार तातील इतवार को होती है। सड़क के दोनों तरफ बेशतर इमारत कारोबारी थी और छुट्टी होने की वजह से खाली थी, क्योंकि तमाम दफातर बंद थे। जिन इमारत में कुछ लोग मौजूद थे, इनसे भी माजरत करके इन्हें 4 घंटे के लिए निकाल दिया गया था। तमाम इमारतों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सड़क पर बराए नाम ट्रैफिक थी। कुछ देर बाद भी ये रुक जाना था, लेकिन लेडी डायना की फ़्लाइट 11 बजे पहुँचना थी, जबकि हम एयरपोर्ट से 4 मील के फासले पर थे। हम सुबह 8 बजे ही इसी जगह पहुँच गए जहाँ फ़्लाई ओवर तामीर हो रहा था। एक बार फिर नए सिरे से इस हिस्से का तफसीली जायज़ा लिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने अपनी तमाम मशीनरी सड़क से पीछे हटा दी थी
दोनों तरफ की सड़कें अच्छी तरह साफ़ कर दी गई थीं। सड़क के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक कंपनी ने लहरिएदार टीन की दीवार खड़ी कर दी थी ताकि काट कबाड़ ज़्यादा बिखरा हुआ दिखाई ना। इस हिस्से में दोनों तरफ हद रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी रफ्तार घंटा के हिसाब से बोर्ड नस्ब थे। रुकावटों और तोड़फोड़ से खबरदार करने के लिए दिन भी सुर्ख बत्तियां घूम रही थीं। सड़क के किनारे मौजूद तमाम मशीनरी को पुलिस और इंटेलिजेंस के माहिरीन ने एक बार फिर चेक किया था। कहीं कोई मशकूक चीज़ नहीं पाई गई थी। इस रोज़ साइट पर कंपनी का कोई आदमी मौजूद नहीं था। इनका साइट ऑफिस भी बंद था। इनकी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमी फैले हुए थे। लेकिन तय ये पाया था कि मैं, चार्ल्स, श्यूबिक और कैथरीन एक ही छत पर रहेंगे ताकि हमारे दरमियान बेहतर रब्ता रह सके। ज़रूरत पड़ने पर हम फौरी तौर पर कोई कार्रवाई कर सकें और वाकी टाकी पर या रेडियो पर एक दूसरे को पैगाम देने में वक्त ज़ाया ना हो। वरना गुज़श्ता रोज़ यही तय हुआ था कि हम में से 2 अफराद सड़क के एक तरफ किसी इमारत पर रहेंगे और 2 अफराद दूसरी तरफ किसी इमारत पर। बाद में हमने महसूस किया कि हमें अपनी तमाम तर तवज्जो एयरपोर्ट से आने वाली साइड पर ही रखनी चाहिए थी। इस लैन पर तो तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं थी जितने से ट्रैफिक एयरपोर्ट की तरफ जाता था, क्योंकि इस पर तो ट्रैफिक बंद हो जाने से ही हमारा दर्द सर ख़त्म हो जाना था। हम लोग छत की छोटी सी मुंडेर के अक्ब में छुपे हुए थे। हमारे पास टेलीस्कोपिक साइट वाली राइफलें थी, ताहम इसके पार्ट्स के पास राइफल के बजाय सिर्फ दूरबीन ही थी। इसकी ज़्यादातर बड़ी जिम्मेदारी रेडियो पर एयरपोर्ट से रब्ता रखना था, जहाँ से हमें पल पल की खबर मिल रही थी। लेडी डायना का खसूसी त्यारा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और इस वक्त वो प्रेस वगैरह के नुमाइंदों से बातें कर रही थी। हर रिपोर्टर और कैमरामैन को बड़ी सख्त चेकिंग के बाद एक एक करके अंदर जाने दिया गया था। फोटोग्राफरों और टीवी वगैरह को और दूसरे कैमरे वालों तक चेक किया जा रहा था। फ्लैश लाइट्स तक को अच्छी तरह देखी गई थी कि इनमें कोई धमाका खेज मवाद तो छुपा हुआ नहीं है। चार्ल्स इर्द गिर्द बिखरे हुए पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरों से भी इसी रेडियो पर फ्रिक्वेंसी बदलकर फौरी तौर पर रब्ता कर सकता था। मैं दूरबीन चारों तरफ घुमाते हुए एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। माहौल नहायत पुरसुकून था और हर चीज़ इसका माहौल और एक ज़रूरी हिस्सा महसूस हो रही थी। किसी चीज़ को देखकर किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये तमाम इंतज़ामात बिल्कुल फजूल महसूस हुए, जबकि हर चीज़ चेक की जा चुकी थी। कहीं कोई मशकूक चीज़ कम अज़ कम इस रेंज में मौजूद नहीं थी जो सड़क से गुजरती किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकती थी। सड़क पर ट्रैफिक भी रुक चुका था। हम लोग राइफलें लिए छत पर घात लगाए किसका इंतज़ार कर रहे थे। रहमान हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर से तो नहीं आ सकता था। अगर इस वक्त किसी पेश की इतला के बगैर कोई हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में नमोदार होता तो कोई पूछ-गुछ किए बगैर बिला तरद्दुद इसे गिरा दिया जाता। मैं राइफल की दूरबीन के ज़रिए लहरिएदार टीन की चादरों से बनाई गई इस दीवार को देख रहा था, जिसके अक्ब में मलबा और तामीराती मशीनरी वगैरह दिखाई दे रही थी। इस दीवार में टीन की सबसे पहली चादर पर सफ़ेद पेंट था, जबकि बाकी चादरें बगैर पेंट की थीं। अगर सफ़ेद पेंट वाली इस चादर में लहरिए ना होते तो वो भी सिनेमा की स्क्रीन मालूम होती। कैथरीन मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी। वो राइफल गोद में रखे मुंडेर के एक चौकोर सुराख से झांक रही थी। वो गर्दन मेरी तरफ घुमाते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो? मैं अजीब सी मुतज़ाद कैफियत का शिकार हूँ, मैंने नीची आवाज़ में जवाब दिया। मुझे श्यूबिक की बात ठीक भी महसूस होती थी कि जो कुछ होना है वो यहीं कहीं होगा, लेकिन मैं इस सकूत को देखता हूँ तो लगता है कि इतने इंतज़ामात की मौजूदगी में कुछ होना बहुत मुश्किल है। मगर इसके साथ ही मेरी कोई नामालूम सी हिस्स मुझे ये एहसास भी दिला रही है जैसे कुछ होने वाला है। फ़िज़ा में जैसे किसी शैतानी सी चीज़ की मौजूदगी के असरात फैले हुए हैं। श्यूबिक इमारत के दूसरे कोने पर था। वो हमारी बातें नहीं सुन सकता था। बज़ाहिर यही मालूम होता था कि वो दिलो जान से हमारा साथ दे रहा था। मेरे ख्याल में तो हकीकत भी यही थी। इसका कैथरीन के बारे में ज़ाविया नज़र कुछ भी हो सकता था, लेकिन कम अज़ कम इस मामले में वो भी चार्ल्स जितना ही तशवीश ज़दा था। छत पर 2 पुलिस वाले भी सादा लिबास में मौजूद थे। वो एहतियातन इमारत के अक्ब में दूर तक नज़र आने वाली दूसरी इमारत पर भी नज़र रखे हुए थे। इनमें से एक ने कागज़ी कप में मुझे और कैथरीन को थर्मोस में काफ़ी लाकर दी। फिर वो चार्ल्स और श्यूबिक को काफ़ी देने चला गया। मैंने अपने सामने फैले हुए मंजर से नज़र हटाए बगैर 2 घूंट भरे और कप एक तरफ रख दिया। काफ़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगा ली। इस बार दूरबीन का जाविया ज़रा ऊपर था। तब मैंने देखा सड़क से कुछ दूर एक बहुत ही बड़ी क्रेन खड़ी थी जो दूरबीन के बगैर ही बड़ी नुमाया नज़र आ रही थी। मैंने इसे कल भी इसी तरह खड़े देखा था। हाथी की सूंड की तरह क्रेन का बुम फ़िज़ा में बुलंद था और दूर तक इसकी रसाई थी, और इसका जो सिरा हवा में बुलंद था इस पर बहुत बड़ा हुक लटका हुआ था। यह गैर मामूली तौर पर बड़े साइज़ की क्रेन थी और गालिबन सीमेंट के बहुत बड़े बड़े स्लेब उठाने में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। मुझे मालूम था। दीगर मशीनरी के साथ क्रेन को भी चेक किया गया था। इस वक्त इसकी कैब यानी वो हिस्सा जिसमें ऑपरेटर बैठता था खाली और मकफल थी। मैं दूरबीन को नहायत आहिस्ते से हरकत देता रहा और मंजर गोया धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने हिलकोरे लेता रहा। क्रेन का बूम दर हकीकत सड़क के ऊपर मालिक था और इसका हुक बुलंदी पर था, मगर सड़क के दरमियानी हिस्से की ऐन सीध में था। मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी।
कल क्रेन के बूम का रुख किसी और तरफ था, आज हालांकि क्रेन को कुछ पीछे हटाकर खड़ा किया गया था, लेकिन इसके बूम के मामले में किसी ने अनाड़ीपन का सबूत दिया था और इसे सड़क के ऊपर ही मुअल्लिक रहने दिया था। इसकी बुलंदी चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी, शायद इसलिए किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। इसमें वैसे कोई हर्ज भी नहीं था, वो बहरहाल क्रेन थी, कच्चे धागे से बंधी हुई कोई चीज़ तो नहीं थी जो नीचे से गुजरते हुए ट्रैफिक पर गिर पड़ती। इसी दौरान चार्ल्स ने हमें बताया कि रेडियो डायना की गाड़ी दीगर गाड़ियों के जलवे में एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। गोया इसके हमारे सामने से गुजरने में 4 या 5 मिनट रह गए थे। रेडियो की धीमी धीमी आवाज़ मुझ तक भी पहुंच रही थी, लेकिन अल्फाज सही तौर पर समझ नहीं आ रहे थे। मेरी तवज्जो अब भी मंजर की तरफ थी। मैंने महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र टीन की दीवार के इस हिस्से पर जा रही थी जिस पर सफ़ेद रंग किया गया था। ना जाने क्यों वो टुकड़ा मेरी नज़र में खटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि टीन की यह दीवार कल भी आधी से ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन कल इसके किसी हिस्से पर सफ़ेद रंग नहीं था। रंग करने का कोई मकसद भी नज़र नहीं आ रहा था। इस दीवार का मकसद सिर्फ मशीनरी और मलबे को आड़ में छुपाना था। अगर इसमें खूबसूरती पैदा करना ही मकसूद होता तो पूरी दीवार पर सफ़ेद रंग किया जाता। सिर्फ पहली चादर पर क्यों किया गया था? फिर मेरी दूरबीन धीरे धीरे घूमती हुई क्रेन के बूम पर आ ठहरी। इस वक्त चार्ल्स बता रहा था, लेडी की गाड़ी 2 मिनट और चंद सेकंड में यहाँ पहुँचने वाली है। मैं दूरबीन के जरिए बूम में लटके हुए बड़े से हुक का जायज़ा ले रहा था। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। फ्लैश मुझे बेचैन किए हुए थी। वो किसी ऐसी बात के बारे में कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। बात कुछ ताख़ीर से और अलहामी से अंदाज में मेरी समझ में आई, लेकिन वो मेरी गलत फहमी भी हो सकती थी। इसी तरह मुझे चंद मज़ीद कीमती सेकंड ज़ाया हो गए। मैं किसी को इसके बारे में बता भी ना सका। वैसे भी जो बात मेरी समझ में आई थी वो चंद सेकंड में किसी के समझ में नहीं आ सकती थी। अगर वो गलत फहमी थी तब भी अपना वहम दूर कर लेने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन इसके लिए बिजली की तरह हरकत में आने की ज़रूरत थी। वक्त बहुत कम था। गाड़ियों का काफ़िला वहाँ पहुँचने ही वाला था। वो 4 मंजिला इमारत थी, इसमें लिफ्ट नहीं थी। हंगामी ज़रूरत के लिए हमने इमारत की छत से एक रस्सी नीचे लटका रखी थी जो एक सतून से बंधी हुई थी। हम सब के हाथों पर नायलॉन के ख़ास किस्म के दस्ताने थे जो हाथों को छिलने से बचा सकते थे। हम में से कोई भी ज़रूरत पड़ने पर नहायत तेज़ी से रस्सी के ज़रिए नीचे जा सकता था। सीढ़ियों से जाने में इसके मुकाबले में ज़्यादा वक्त सर्फ होता। मैंने राइफल वहीं छत पर फेंकी और लपक कर मुंडेर से इस हिस्से पर पहुंचा जहां से रस्सी नीचे जा रही थी। दूसरे इलम में रस्सी पकड़ कर मैं मुंडेर फलांग चुका था और तेज़ी से नीचे जा रहा था। ऊपर मैंने कैथरीन की हल्की सी चीख सुनी। शायद इसने मुझे पुकारा था, लेकिन इसके हलक से चीख की सी आवाज़ निकली थी। मैं शायद 2-3 सेकंड में ही नीचे पहुंच गया। नायलॉन के ख़ास किस्म के बारीक जालीदार दस्तानों ने मेरे हाथों का रस्सी रगड़ से महफूज रखा था। दूसरे ही लम्हे मैं सड़क की तरफ भागा जा रहा था। मैं शायद कभी अपनी जान बचाने के लिए भी इतना तेज़ नहीं दौड़ा था। मैंने सिर्फ एक बार गर्दन ज़रा मोड़ कर पीछे देखा। कोई मेरे पीछे नहीं आया था। दूसरे लोगों की शायद समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी जगह बैठे रहना के बेहतर समझा होगा। इस वक्त सड़क, फुटपाथ, इसके किनारे फाजल ज़मीन की चौड़ाई और सर्विस रोड वगैरह को मिलाकर जो फासला बनता था वो मुझे मीलों पर मुहित महसूस हो रहा था। यह भी गनीमत था कि इस वक्त ट्रैफिक दोनों तरफ की सड़कों पर बिल्कुल बंद हो चुका था, वरना मैं बर वक्त इन्हें पार नहीं कर सकता था। इस वक्त एक एक लम्हा कीमती था। मैं गोया हवा के दोष पर दूसरी सड़क के किनारे पहुंचा। इस तेज़ रफ्तारी का एक फ़ायदा हुआ कि मैं आसानी से टीन की दीवार को फलांग गया, वरना शायद मुझे इसको पार करने में दुश्वारी होती। मैं मलबे, सरिये के अंबारों और सीमेंट के स्लेबों को फलांगता हुआ क्रेन तक पहुंचा। मैंने इसके दरवाजे को सिर्फ एक झटका देकर देखा। वो मकफल था। अगर वो मकफल ना होता तब भी शायद मुझे कोई ख़ास फ़र्क न मिलता, क्योंकि क्रेन स्टार्ट करने के लिए चाबी यकीन अंदर मौजूद थी। अगर दरवाज़ा मकफल ना होता और चाबी अंदर मौजूद होती तब भी तो मैं कैब में बैठकर ही अपना काम करने की कोशिश करता। मैं सिर्फ बूम को घुमाकर किसी और तरफ कर देता तो मसला हल हो जाता। इसके लिए ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं थी। मैं जवानी में एक तामीराती फर्म में काम कर चुका था, क्योंकि मैं वहाँ एक नाम नेहाद सा अकाउंटेंट था, लेकिन हर काम सीखने की पुरानी आदत के तहत हर चीज़ में दखल देता रहता था। इस ज़माने में वहाँ जो क्रेन मौजूद थी वो भी मेरी दस्ते बर्द से महफूज नहीं रही थी। ताहम वो पुराने मॉडल की एक छोटी सी खटारा क्रेन थी। इस वक्त मेरे सामने जदीद मॉडल की एक बहुत बड़ी क्रेन मौजूद थी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर आजमाई में वक्त ज़ाया नहीं किया और क्रेन पर चढ़ गया। वहाँ मौजूद तमाम पुलिस वालों ने अपनी राइफलों का रुख मेरी तरफ कर लिया था, लेकिन वो यकीनन ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए, और ना ही गालिबन इनकी ये समझ में आ रहा था कि मैं क्या करना चाह रहा था। वो बहरहाल मुझ पर फायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुबह से वो मुझे यहाँ हिफाजती इंतजामात में शरीक देख रहे थे। इन्हें मालूम था कि मैं किसी न किसी हैसियत में इन लोगों में शामिल था जो इनके इंतजामात को कंट्रोल कर रहे थे। इन्हें यकीनन हैरत हो रही होगी कि दूर एक इमारत की छत पर बैठे बिठाए अचानक मुझे क्या हुआ था, जो मैं किसी खारिश ज़दा बंदर की तरह उछलता कूदता यकदम क्रेन पर आ चढ़ा था और अब आसमान की तरफ उठते हुए इसके बाजू पर चढ़ा जा रहा था। क्रेन के इस हिस्से में लोहे के 50 छोटे बड़े गर्डर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। कैंचियाँ सी बनी हुई थी, वो मेरे लिए आहनी सीढ़ी का काम दे रही थी। बूम के सिरे पर पहुंचकर मैंने एक लम्हे के लिए नीचे झांका तो ज़रा सा खौफ महसूस हुआ। मैं सड़क के ऐन ऊपर 3-4 मंजिला इमारत जितनी बुलंदी पर हवा में मुअल्लिक था। मैंने फ़ौरन नीचे की तरफ से ध्यान हटा लिया। क्रेन का हुक अब मेरे हाथ से 2-3 फुट के फासले पर रह गया था।
मुझे अपने चारों तरफ बेपनाह सकूत का एहसास हो रहा था, लेकिन इसी लम्हे मेरी नज़र इस सड़क के एक दूर अफ्तादा हिस्से पर पड़ी। कारों की एक कतार बड़े साइज़ के खिलौनों की तरह रेंगती हुई दिखाई दी। यकीनन एयरपोर्ट से आती हुई कारों का काफ़िला था जो बल खाती सड़क पर बज़ाहिर रेंगता दिखाई दे रहा था, लेकिन दर हकीकत कारें तेज़ रफ्तारी से चली आ रही थीं। फिर मुझे सायरन की मध्यम सी आवाज़ भी सुनाई दी। ट्रैफिक पुलिस की 2 मोटरसाइकिल जुलूस से कुछ आगे आ रही थी। वो अब इस मकाम से ज़्यादा दूर नहीं थी। एक सानिए के लिए मुझे अपने असाब में थरथराहट सी महसूस हुई। मैं जो कुछ कर रहा था, क्या वो सही था या महज अपने आप को मजाह और तज़हीक का निशाना बनवाने का सामान कर रहा था? यह सवाल एक बार फिर बिजली के कुंदे की तरह मेरे जहन में लपका, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इसका गला घोंट दिया। अपना शक दूर करने के लिए मैं कोई हर्ज नहीं था। मैंने क्रेन के बड़े से हुक की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तो वैसे भी मैं इसे साफ तौर पर देख सकता था। मेरा शुबा ठीक ही मालूम होता था। ये आम हालात में इस हुक को एक मजबूत एक्सल पर बड़े बड़े नट बोल्ट्स वगैरह के ज़रिए लटका होना चाहिए था, क्योंकि इस हुक में लोहे की रस्सियाँ वगैरह डालकर बड़ी से बड़ी वजनी चीज़ें उठाई जाती हैं। नट बोल्ट और एक्सल वगैरह अब भी मौजूद थे, मगर अब वो महज दिखावे के लिए थे। अब हुक दर हकीकत एक नाजुक खांचे में अटका हुआ था जो शायद प्लास्टिक का था, और दर हकीकत ये वो हुक ही नहीं था जो क्रेन में होना चाहिए था। ये उस हुक की एक कामयाब नकल थी, लेकिन ये सब कुछ दूर से देखने पर महसूस नहीं किया जा सकता था। वैसे भी क्रेन के इस आखिरी सिरे तक इतनी बारीकी से देखने की ज़रूरत शायद किसी ने महसूस न की हो। मैं अभी अगर दूरबीन से नहायत आहिस्ती से एक एक चीज़ का जायज़ा ना ले रहा होता तो शायद मुझे भी फ़र्क का एहसास ना होता। मैंने कल इत्तफाक से क्रेन के हुक तक को गौर से देखा था। वो गहरे स्याह रंग का था और इसकी बनावट में ज़ाहिर है बड़ी सफाई थी। आज दूरबीन से देखने पर मुझे हल्के सुरमई रंग का दिखाई दिया और इसमें कहीं कहीं नाहमवारी भी थी। इसका बलाई हिस्सा तो लोहे के गर्डर्स की आड़ में छुपा हुआ था, इसलिए जब मैंने इमारत की छत पर से इसे देखा तो मुझे मालूम ही नहीं हो सका था कि इस वक्त वो नट बोल्टों के ज़रिए सही तौर पर फंसा हुआ नहीं था। तहाँ मुझे गड़बड़ का शुबा ज़रूर हो गया था और अब तस्दीक हो गई थी। मुझे एहसास था कि मेरे चेहरे से पसीना मेरे बाजुओं पर टपक रहा था। इस हुक को हाथ लगाने का नतीजा कुछ भी निकल सकता था। इसके बावजूद मैंने इसे इसके खांचे से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। एन इसी वक्त एक गोली मेरी नाक की नोक को छूती हुई गुजर गई। मैं बाल बच तो गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तारे ज़रूर नाच गए थे। मैंने अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करने में कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखाई थी, जो मुझे महंगी पड़ सकती थी। इस वक्त मैं खुली फ़िज़ा में बुलंदी पर अटका हुआ एक साकत शिकार था, जिस पर चारों तरफ से कोई भी निशानेबाजी की मशक कर सकता था। यूँ तो इस वक्त मेरे चारों तरफ बहुत से लोग मौजूद थे जिन्हें असूलन मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनमें से कोई मुझे किसी सिमत से आने वाली नागहानी गोली से बचा सकता था, क्योंकि फ़ायर यकीनन साइलेंसर लगी राइफ़ल से हुआ था। जब तक इन लोगों को अंदाज़ा होता कि फ़ायर किस सिमत से हो रहा है, इस वक्त तक मेरा काम तमाम भी हो सकता था, बल्कि ऐन मुमकिन था कि मैं पट से नीचे जा गिरता। तभी इन लोगों को पता चलता कि मुझ पर कोई फ़ायर भी हुआ था। मैं फ़ौरन ही बूम के गर्डर्स पर चेक कर लेट गया। इस दौरान एक और गोली आहनी गर्डर से टकरा चुकी थी और इसने चंगारियाँ पैदा की थी। वो गोली उछड़कर भी मुझे लगती तो शायद महलक साबित होती, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वह शायद नीचे की तरफ चली गई। तीसरी गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजरी। ये सब कुछ खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था कि मैं गर्डर्स के ऊपर लेटा होने के बावजूद गोलियों से महफूज नहीं था। फ़ौरन ही मैंने करवट सी ली और चौड़े गर्डर की आड़ में दूसरी तरफ दोनों हाथों और पैरों की मदद से चिपक गया। अब मैंने मोटे आहनी गर्डर्स की आड़ में तो हो गया था, लेकिन अगर मेरे हाथ पैरों की गिरफ्त ढीली पड़ जाती या मैं अपना वज़न न संभाल पाता तो सीधा सड़क पर जा गिरता और मेरी हड्डी पसलियाँ गोश्त सब एक दूसरे में मदगम हो जाता। इस आलम में भी मैं हुक की तरफ हाथ बढ़ाने से बाज ना रहा था, क्योंकि जान की बातें तो लग ही चुकी थी। अब असल मकसद भी पूरा होना चाहिए था, वरना यह सारी भगदड़ फजूल और बेमानी होकर रह जाती। नामालूम सिमत से मज़ीद कोई गोली नहीं आई, क्योंकि इमारत की छत पर मौजूद मेरे साथियों को शायद अंदाज़ा हो गया था कि मुझ पर फायर हुए थे और इन्होंने फायर की सिमत का भी अंदाज़ा कर लिया था। इन्होंने शायद कुछ जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से मेरी सिमत में मज़ीद गोलियाँ नहीं आई थी। मैंने दूर कहीं शीशा वगैरह टूटने की मध्यम सी आवाज़ सुनी थी। कैथरीन, स्यूबिक, चार्ल्स और छत पर मौजूद पुलिस के 2 आदमी, जिन्हें इस वक्त मैं अपने साथी शुमार कर रहा था, इन सब के पास भी साइलेंसर वाली राइफलें थी, इसलिए मुझे जवाबी फायर की बाकायदा आवाज़ें सुनाई नहीं दी थी। तय यह पाया था कि वहाँ जो कुछ भी होना था नहायत खामोशी से होना था। मेरा हाथ इस दौरान हुक तक पहुँच चुका था। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में था। कुछ इस तरह लोहे के गर्डर से चिमटा हुआ था, जिस तरह बंदर बाज़-औक़ात किसी चीज़ से खौफज़दा होकर दरख्त की शाख से चिमट जाता है। लेकिन एक इंसान के लिए ज़ाहिर है ये कोई आसान काम नहीं था, ख़ुसूसन जबकि इसे कुछ और भी करना था। ताहम मैं खांचे से हुक निकालने में कामयाब हो गया। मुझे अंदेशा था कि हुक को मैं जहाँ कहीं भी फेंकूँगा कुछ न कुछ तबाही फैलेगी। अब तो यकीनी तौर पर मालूम हो गया था कि वो असल हुक नहीं, वो लोहे की बजाय प्लास्टिक का बना हुआ मालूम होता था। साइड पर मौजूद पुलिस वाले गर्दनें उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। इनके अक़ब में काफ़ी दूर मुझे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक रखा नज़र आया। वो मालगाड़ी के डब्बे से मुशाबा लोहे का एक बहुत बड़ा कंटेनर था, जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी गालिबन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल के लिए वहाँ रखा गया था।
फासला काफ़ी था और मैं जिस पोजीशन में लटका हुआ था इसमें इस हुक को पानी के इस टैंकर तक फेंकना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैं इसे मज़ीद 1 सेकंड भी हाथ में रखने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक हाथ और दोनों पैरों की मदद से गर्डर के साथ चिपक कर एक हाथ से 2 काम कर ही गुजरा। मैंने हुक को अंदाज़न पानी के इस टैंकर में फेंका, लेकिन मुज़हका खेज़ हालत में होने की वजह से निशाना ख़ता हो गया। हुक यूँ तो वाटर टैंक के अंदर ही गया, लेकिन अंदर की तरफ दीवार के कोने से टकरा गया। बस मैं इतना ही देख सका। इसके साथ ही ज़बरदस्त धमाके और रोशनी के नहायत तेज़ धमाके की वजह से मेरी आंखें एक साने के लिए गैर इरादी तौर पर बंद हो गई थीं। मैंने दोबारा आंखें खोली तो वाटर टैंक वहाँ से गायब हो चुका था। इसकी जगह लोहे के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए थे। दूर दूर तक कीचड़ सा फैला हुआ था और टैंक की वजह से गढ़ा सा पड़ गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक पानी की वजह से इस धमाके की और इसकी तबाही की शिद्दत बहुत कम हो गई थी। अगर हुक की साख के इस बम को इसकी असल जगह पर गिर जाने का मौका मिल जाता तो न जाने कितनी तबाही फैलती। तमाम पुलिस वाले ज़मीन पर लेट चुके थे और इन्होंने अपनी अपनी गन्नों का रुख इस तरफ कर लिए थे जिधर धमाका हुआ था, लेकिन जाहिर है उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर वो बंदूक तान कर किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाते। इस वक्त मुझे इनकी हालत अपने से भी ज़्यादा मुज़हका खेज़ लगी। ये सब कुछ दर हकीकत 1-1.5 मिनट के अंदर हो गया था। लहरिएदार सड़क पर मुझे ट्रैफिक वालों की मोटरसाइकिलें काफ़ी करीब दिखाई दी। इनके सायरन तो साफ सुनाई देने लगे थे। इसी लम्हे किसी ने चीख कर मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, चार्ल्स क्रेन के करीब खड़ा था। मैं तेज़ी से नीचे उतर आया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं कई दिनों पर मुहीत एक सब्र आज़मा जद्दोजहद से गुजर कर आ रहा था, लेकिन दर हकीकत इस इमारत की छत पर उतरने और अब क्रेन से उतरने के दौरान बमुश्किल 1.5 मिनट का वक्फा था, जिसका अंदाज़ा मुझे अपनी घड़ी देखकर हुआ जब हम इमारत की छत पर थे और चार्ल्स ने ऐलान किया था कि कारों का काफ़िला तकरीबन 2.5 मिनट बाद वहाँ पहुँचने वाला था। उस वक़्त मैंने घड़ी देखी थी। चार्ल्स काफ़ी बुखलाया हुआ लग रहा था। इसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था और दूसरे में रेडियो, जिसका हेडफोन इसके गले में झूल रहा था। इसके अक़ब में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर भी दौड़े आ रहे थे। वो सब मशीन गन्ने उठाए हुए थे और इनका दौड़कर आने का अंदाज़ा कुछ ऐसा ही था जैसे वो किसी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए आ रहे हों, लेकिन शायद गैर इरादी तौर पर इन्होंने निशाना मेरा और चार्ल्स का लिया हुआ था। ये धमाका कैसा था? चार्ल्स वैसे ज़्यादा लहजे में बोला। क्या मैं काफ़िले को रोक दूं? वो रेडियो मुंह के करीब लाने लगा। मैंने हाथ उठाकर इसे रोका और बेतरतीब से सांसों के दरमियान कहा, अब काफ़िले को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें अब इस रवानी से गुजर जाने दो, अब ख़तरा टल चुका है। मेरे बात करने तक ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां बोर्ड लगा था हद रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये बोर्ड गालिबन आर्जी तौर पर फ्लाईओवर की तामीर की वजह से लगाया गया था। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि खुद ट्रैफिक पुलिस वालों ने इस वक्त लेडी डायना जैसी शख्सियत की गाड़ी को पायलट करते वक्त भी इस हिदायत का ख्याल रखा और मोटरसाइकिलों की रफ्तार कम कर ली, वरना वो कुछ तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे। इन्हें धमाका किसी न किसी हद तक सुनाई दिया गया होगा। इन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन इन्हें चूँकि ख़तरे का कोई सिग्नल नहीं मिला था और ना ही रेडियो पर कोई पैगाम मिला था, इसलिए वो गुजरते चले गए। इसके बाद दूसरी गाड़ियाँ नमूदार होना शुरू हुईं। पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस वगैरह की गाड़ियाँ गुजरीं। फिर तारीख शीशों और 6 दराजों वाली स्याह मर्सिडीज़ गुजरी। इसमें यकीनन लेडी डायना और तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। हम मलबे, मशीनरी और टीन की दीवार की आड़ में साकत खड़े रहे और गाड़ियों का काफ़िला एक मखसूस रफ्तार से हमारे सामने गुजरता चला गया। जितने हिस्से में कंस्ट्रक्शन जारी थी, इससे निकलने के बाद गाड़ियों की रफ्तार तेज़ हो गई, गोया इन गाड़ियों ने भी हद रफ्तार की पाबंदी की थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अपने मुल्क से नकल करके हर जगह कानून की पाबंदी नज़र आती है। बंद गाड़ियों में गुजरने वाले इन लोगों को मील 1.5 मील के फासले से धमाका भी सुनाई नहीं दिया होगा और ना ही ये गुमा गुजरा होगा कि इन्हें इस मकाम से हिफाजत से गुजारने के लिए कितने लोगों की जान पर बनी हुई थी और किसने किस तरह बर वक्त जान पर खेल कर एक अजीब व गरीब मतवक्का हमले को नाकाम बनाया था। चंद लम्हे हम सब साकत खड़े रहे। काफ़िला गुजर जाने के बाद फ़िज़ा में एक अजीब सा सकूत फैल गया। इस दौरान मेरे असाब और मेरी सांस मामूल पर आ गई। मैंने ठहरे ठहरे लहजे में चार्ल्स से पूछा, कैथरीन और स्यूबेक क्या इसी इमारत की छत पर हैं? नहीं, चार्ल्स की आवाज़ अभी तक मुर्तश थी। इससे काफ़ी पीछे एक और इमारत थी, वहाँ से तुम पर फायरिंग हुई थी। वहीं एक खिड़की में कुछ हरकत नजर आई। कैथरीन ने इस पर फायरिंग की और अब वो इस इमारत की तरफ भागे हैं। पुलिस वाले भी इनके साथ हैं, लेकिन तुम बताओ ये क्या चक्कर था? चक्कर बाद में समझते रहना, हमें इनकी मदद के लिए जाना चाहिए, मैंने तेज़ी से कहा और अपने सामने खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ इशारा किया। इससे को अपनी सब मशीन गन मुझे दे दे। चार्ल्स ने सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा किया। इसने बादल नख्वास्ता अपनी सब मशीन गन मुझे दे दी और मैं इसी सिमत में वापस दौड़ पड़ा जिधर से आया था। टीन की दीवार से किसी ने एक चादर गिरा दी थी और अब इसके दरमियान से आने जाने का रास्ता बन गया था। मैं मलबे पर से छलांग लगाकर इस रास्ते से होता हुआ सड़क पार करने लगा। 2 तरफा सड़क अबूर करने के बाद मैंने मुड़कर देखा, चार्ल्स गिरता पड़ता मेरे पीछे भागा आ रहा था। इसके साथ वह सिक्योरिटी ऑफिसर भी था जिसने मुझे गन दी थी। वो कुछ इस तरह मेरे पीछे आ रहा था जैसे इसे अंदेशा हो कि मैं इसकी गन लेकर भाग जाऊंगा। चार्ल्स की वजह से मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने कहा, तो मुझे इशारे से बता दो कि इस इमारत की तरफ गए हैं। इसने हाँफते हुए ब्राउन रंग की एक इमारत की तरफ इशारा किया जो दीगर इमारतों से हटकर काफ़ी पीछे वाक़या थी। इसी
इतनी दूर होने की वजह से इसे ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से निगरानी में भी नहीं रखा गया था। मैंने चार्ल्स को इसकी ताकत के मुताबिक दौड़ने के लिए छोड़ा और ख़ुद इससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इस इमारत तक पहुंचा। वो एक हाई राइज इमारत थी, 11-12 मंजिला मालूम होती थी। मैंने ऊपर तक नज़र दौड़ाई तो 2 मंजिलों पर बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशे टूटे नज़र आए। गहरे रंग के शीशे के कुछ टुकड़े मुझे नीचे भी पड़े दिखाई दिए। इमारत के गिर्द लोहे का जंगला था और इधर उधर देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस इमारत का रुख बज़ाहिर सड़क की तरफ था, लेकिन इसमें दाखिले का रास्ता पीछे की तरफ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं दौड़ता हुआ पीछे पहुंचा तो पता चला इस तरफ इमारत का खासा बड़ा कंपाउंड था जो पार्किंग लॉट का काम भी देता था। ये इमारत भी कारोबारी मरकज़ मालूम होती थी क्योंकि इस रोज़ छुट्टी की वजह से पार्किंग लॉट तकरीबन खाली नज़र आ रही थी। दफतन मेरी नज़र सीढ़ियों के दीवार के अक्ब में मशकूक अंदाज में हिलती हुई एक टोपी पर पड़ी। अच्छा हुआ कि मैंने बगैर सोचे समझे इस पर फायर नहीं कर दिया। मुझे बर वक्त एहसास हो गया था कि वो रंग और साख टर्किश पुलिस की टोपी की थी। दूसरे ही लम्हे दीवार के अकब से एक सर नमूदार हुआ। ये उन्हीं पुलिस वालों में से एक था जो हमारे साथ इमारत के छत पर तैनात थे। वो अपनी गन उठाए हुए था और इसकी आंखें हैरत, खौफ या फिर किसी और वजह से गोल गोल सी दिखाई दे रही थी। कैथरीन वगैरह कहाँ हैं? मैंने तेज़ी से पूछा। वो इस आदमी की तलाश में गए हैं, इसका पीछा कर रहे हैं। इसने टूटी फूटी से अंग्रेज़ी में जवाब दिया। किस आदमी का? मैंने बेताबी से पूछा। वो इस इमारत में छुपा हुआ था। इसने लॉबी की तरफ इशारा किया। और तुम यहाँ छुपे क्या कर रहे हो? मैंने बेताबी से पूछा। वो मुझे अब कुछ होंक सा लग रहा था और इस वक्त किसी का भी होंक पिन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही था। हमारा एक आदमी मर गया है, मुझे मिस कैथरीन ने यहीं रुकने के लिए कहा है, इसने हकलाते हुए कहा और लॉबी के शीशे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। शीशे के टुकड़े मार्बल की सीढ़ियों पर बिखरे हुए थे। मैंने सीढ़ियाँ चढ़कर मोहतात अंदाज में दरवाज़ा आहिस्ती से खोला, जिसका सिर्फ एल्युमिनियम का फ्रेम ही बाकी रह गया था। मैंने लॉबी में झांका। सामने ही मार्बल के झिल मिलाते फर्श पर एक बावर्दी पुलिस वाला औंधा पड़ा था। इसका एक रुखसार तो फर्श पर टिका हुआ था और दूसरा रुखसार गायब था। इसकी शक्ल नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी। मैंने अंदाज़न ही इसे पहचाना। इसके जिस्म में और भी कई गोलियां पेवस्त थीं। इसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। लॉबी में मध्यम सी रोशनी थी। इस रोशनी में फर्श पर झिलमिला रहा था और खून अभी खुश्क होना भी शुरू नहीं हुआ था। इमारत में बिला के सकूत था। अंदर जाना फजूल था। अब शायद वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने पलटकर पुलिस वाले से पूछा, कैथरीन और स्यूबेक किस तरफ गए? इसने एक तरफ इशारा किया। कैथरीन इसकी तरफ गई है। फिर दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, स्यूबेक भी इस तरफ गया है। क्या वो 2 आदमियों के ताक़ुब में गए हैं? मैंने पूछा। नहीं, आदमी तो शायद एक ही था। वो बेयकीनी से बोला। शायद वो इसे 2 तरफ से घेरने की कोशिश करना चाहते हैं। वो शायद इस तरफ भागा था। मैं सही तौर पर कुछ देख नहीं सका। इसने अटक अटक कर बताया। इसकी हर बात में शायद शामिल था। इस दौरान चार्ल्स और सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहाँ पहुँच चुके थे। सिक्योरिटी ऑफिसर के हाथ में अब एक पिस्टल नज़र आ रहा था। मैंने इन दोनों को मुख्तसरन तरीन अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया। चार्ल्स हाँफते हुए बोला, इसका मतलब है हमान इस इमारत में छुपा हुआ था? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने तेज़ी से कहा। वो जो कोई भी था, कैथरीन और स्यूबेक इसके ताक़ुब में गए हैं। कोई भी था, कैथरीन और स्यूबेक इसके ताक़ुब में गए हैं। आप यहीं ठहरे। ज़्यादा भाग दौड़ आपके बस की बात नहीं। मैं और ये ऑफिसर जाकर इनकी मदद की कोशिश करते हैं। चार्ल्स ने इस बात में सर हिलाया। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा किया और हम दोनों गन्ने संभाले आगे रवाना हो गए। दौड़ते हुए हम इस इमारत तक पहुँचे जिसकी तरफ पुलिस वाले ने इशारा किया था। मेन रोड के आसपास तो हमें वीरानी ही नज़र आई थी, लेकिन अब चूँकि हम मेन रोड से कुछ दूर निकल आए थे, शायद इसलिए हमें एक जगह कुछ लोगों की शक्लें दिखाई दें। वो दो तीन की टोलियों की सूरत में कोने खुदरों में खड़े थे और वैसे ज़रा सी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। वो शायद इन्हीं इमारतों में रहते थे। सिक्योरिटी ऑफिसर भी मेरी तरह सादा लिबास में था। हमें गन्ने उठाए भागते देखकर वो लोग कुछ और परेशान हो गए। इधर उधर भागकर छुपने की कोशिश करने लगे। मैंने आवाज़ बुलंद तेज़ी से अंग्रेज़ी में कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सरकारी लोग हैं। आपने एक मर्द और एक औरत को कहीं जाते देखा है? इनमें से 3-4 अफराद हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में रुक गए। मैंने मुख्तसरन इन्हें कैथरीन और स्यूबेक के हुलिये बताने की कोशिश की। सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुर्की में इन्हें मेरा मतलब समझाने में मेरी मदद की। तब इनमें से एक शख्स ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया कि इन्होंने आंधी तूफ़ान की तरह 2 अफराद को इधर जाते तो देखा था। इन्होंने चंद फायर भी किए थे, लेकिन वो देख नहीं सके कि इनके हुलिये क्या थे और शक्लें कैसी थीं। मैं रोड के आसपास तो ज़्यादातर कमर्शियल इमारतें थीं। बीच में कुछ जगह खाली भी थीं और कुछ इन इमारतों की पार्किंग लॉट्स की वजह से कुशादा नज़र आ रही थी। लेकिन इनके अक़ब में जहाँ तक हम पहुँच चुके थे, वहाँ से कुछ आगे रिहायशी मकानात का सिलसिला शुरू हो रहा था। वो खासी गुंजान आबादी नज़र आ रही थी। जिस शख्स ने हमारी रहनुमाई की कोशिश की थी, इसने इन्हीं गलियों की तरफ इशारा किया था, लेकिन वो यकीन से नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सी गली में किया था। मुझे स्यूबेक के बारे में तो नहीं, अलबत्ता कैथरीन के बारे में तशवीश थी। मेरे ख्याल में तो चार्ल्स ने ख्वामख्वाही फ़खरिया जज्बात से मगलूब होकर कैथरीन को इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया था, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। हमान बिलाशुबा नहायत फुर्तीला और सफ़ाक कातिल था। इसका अंदाज़ा मुझे चंद लम्हे पहले इस इमारत में पुलिस वाले की लाश पड़ी देखकर हुआ था।
वो एक बुलंद इमारत थी जो इसमें आमद व रफ्त का एक ही दरवाज़ा था। जिस वक्त कैथरीन, स्यूबेक और दोनों पुलिस वाले इस इमारत तक पहुंचे होंगे, इस वक्त तक हमान अंदर ही होगा। कैथरीन, स्यूबेक और पुलिस वाले अब ऐसे गए गुजरे लोग भी नहीं थे। इसके बावजूद वो एक पुलिस वाले को छलनी करके साफ निकल गया था। इसका मतलब था कि इसका ताक़ुब भी ख़तरे से खाली नहीं था। मुमकिन है कैथरीन को आतिशीन हथियारों के साथ मार धाड़ का खासा तजर्बा हो, फिर भी मेरे ख्याल में इसे यूं उठाकर हमान के ताक़ुब में नहीं जाना चाहिए था। वैसे अभी तो ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वह हमान ही था। हमें कैथरीन और स्यूबेक की तलाश में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा। अब हम फैसला कर ही रहे थे हमें कौन सी गलियों में दाखिल होना चाहिए। कैथरीन और स्यूबेक हमें एक ही गली में मोड़ पर एक साथ नमूदार होते दिखाई दिए। इनकी राइफलें कंधों पर थीं और मुंह लटके हुए थे। इन्हें एक नज़र देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो मायूस वापस आ रहे थे। स्यूबेक अपने हाथ में नीले से रंग के कुछ कपड़े उठाए हुए था। कैथरीन की डेनिम की जैकेट कंधे पर चपटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, जीन्स मिट्टी में लथड़ी हुई थी। स्यूबेक का हाल कुछ ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आ रहा था। वो करीब आन पहुँचे तब भी मैंने कुछ ना पूछा। मुंतज़र अंदाज में मैं खामोश खड़ा रहा। बिलाखिर स्यूबेक बोला, वो निकल गया। क्या वो हमान ही था? मैंने धीमे लहजे में पूछा। मैं इसकी शक्ल नहीं देख सका। अगर देख भी लेता तब भी यकीन से नहीं कह सकता था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कभी इसकी शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन इसके बारे में जो किस्से सुने थे और जिस तरह आज वो निकला है, इससे तो यही मालूम होता है कि वो हमान ही था। ये क्या उठाए ला रहे हो? मैंने इसके हाथ में मौजूद कपड़ों की तरफ इशारा किया जिन्हें वो कुछ इस तरह लटकाए हुए था जिसे धोबी के हाथ से ले जा रहा हो। ये लिफ्ट बॉय की वर्दी है, स्यूबेक ने बताया। वो इस वर्दी में था। इसकी वजह से हम एक लम्हे के लिए धोखा खा गए और इसके लिए वो एक लम्हा ही काफ़ी था। वो इस अहमक पुलिस वाले को उड़ा कर निकल गया जिसने इमारत में घुसने में कुछ ज़्यादा ही उजलत दिखाई थी। फिर वो कुछ हसरत आमेज़ सी नज़रों से यूनिफॉर्म को देखते हुए बोला, ये मुझे एक इमारत की छत पर पड़ा हुआ मिला। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह निकल चुका है। इस यूनिफॉर्म के नीचे वो यकीनन दूसरे कपड़े पहने हुए होगा। तो अब इन्हें उठाए क्यों चले आ रहे हो? इनकी जेबों में यकीनन कुछ नहीं होगा, लेकिन तसल्ली के लिए हाथ मारकर देख लो, एक तरफ फेंक दो। मैंने कहा, यह कपड़े अब हमें हमान का पता बताने से तो रहे। स्यूबेक ने चलते चलते यूनिफॉर्म की जेबें खंगाली। हस्बे तवक्का इनमें कुछ नहीं था। वो बशकोट, टोपी और पतलून तीनों चीज़ें फेंकने लगा था, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये मुझे दे दीजिए, तफ्तीश में काम आएंगे। स्यूबेक ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी बेजारी से छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, दे दो भाई, लगता है यहाँ भी सरकारी महकमों को सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का शौक़ है। हम वापस वहाँ पहुँचे जहाँ मैंने चार्ल्स को छोड़ा था। वो दीवार की आड़ में पुलिस वाले के पास बैठा था और रेडियो पर मुख्तलिफ लोगों को कुछ हदायत दे रहा था। अब वहाँ कुछ और लोग भी नज़र आने लगे थे जो मुख्तलिफ कोने खुदरों से सहमे सहमे अंदाज में झांक रहे थे। काफ़ी लोगों को मालूम हो चुका था कि वहाँ कोई गड़बड़ थी। मैं ज़रा अंदर से इस इमारत को एक नज़र देखना चाहता था। मैंने कहा, किसी को अंदाज़ा है कि हमान कौन सी मंजिल पर मौजूद था? मुझे अंदाज़ा है, कैथरीन बोली। जब तुम क्रेन पर चढ़कर हुक की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और हमें अंदाज़ा हुआ कि तुम पर फायर हो रहे थे, तो हमने दूरबीन से इधर उधर का जायज़ा लिया था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस इमारत की एक खिड़की के शीशे से अकब में कोई मौजूद था। वो 5वीं मंजिल की खिड़की थी और सबसे पहले मैंने इस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद यहाँ से फायरिंग रुक गई थी और हम भागकर यहाँ आए थे। हम टूटे हुए शीशों का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँचे। नाभि में पुलिस वाले की लाश इसी तरह ऊंधी पड़ी थी। हम लिफ्ट की तरफ बढ़े तो सीढ़ियों की आड़ में मुझे एक गट्ठी सी पड़ी दिखाई दी। मैंने करीब जाकर देखा, वो भी एक लाश थी। वो सादा लिबास में एक सिक्योरिटी ऑफिसर था जिसे महज एहतियातन इस इमारत के दरवाजे पर तैनात किया गया था, वरना इस इमारत को तो इन इमारतों में शुमार ही नहीं किया गया था जहाँ से किसी कार्रवाई का अंदेशा था। इस ऑफिसर की गर्दन में तांबे का एक बारीक सा तार पेवस्त था। इसकी बेनूर आंखें हल्कों से उबल आई थी। इसकी लाश को यकीनन दरवाजे के करीब से खींचकर सीढ़ियों की आड़ में डाला गया था। इस ऑफिसर के पास गालिबन सिर्फ एक पिस्टल मौजूद था जो इस वक्त भी इसके करीब ही पड़ा था। अलबत्ता बावर्दी पुलिस वाले के करीब एक औजारी गन पड़ी थी जो यकीनन इसकी नहीं थी। वहाँ मौजूद 50 लोग में से किसी के पास ओजी नहीं थे और यकीनन हमान की थी जिसे वो फरार होते वक्त वहीं फेंक गया था। मुतज़फ़ाना सी कैफियत में हम लोग लिफ्ट के ज़रिए 5वीं मंजिल पर पहुँचे। हमें वो खिड़की तलाश नहीं करना पड़ी जिसके पीछे हमारे अंदाज़ों के मुताबिक हमान मौजूद रहा होगा। लिफ्ट से निकलते ही हमें वो बड़ी सी खिड़की नज़र आ गई। इसके तमाम शीशे टूटे हुए थे। उधर हकीकत राहदारी की खिड़की थी। इस वक्त इसके रास्ते हवा फर फर अंदर आ रही थी। मज़ीद सबूत हमें खिड़की के करीब पहुँच कर मिल गया। शीशों के टुकड़े के करीब ही एक टेलीस्कोपिक राइफल और कैलकुलेटर से मुशाबह तकरीबन 1 बालिश लंबा और 4 एंगल चौड़ा एक डब्बा सा बड़ा था। इस टेलीस्कोपिक राइफल से हमान ने मुझ पर फायर किए होंगे। ये महज मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बाल बाल बच गया। हमान की दिलेरी और ख़ुद एतमादी काबिल रश्क थी कि जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ ख़त्म होती नज़र आई थी इसे वहीं फेंक गया था। टेलीस्कोपिक राइफल इसने यहाँ सिर्फ दूर की फायरिंग के लिए रखी होगी। यहाँ से हटते वक्त वो इसे यहीं छोड़ गया था। नीचे पुलिस वाले को ओजी से छलनी करने के बाद चूँकि इसे सिर्फ निकल भागने से दिलचस्पी रह गई थी और वो किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे वहीं फेंक गया था। हालांकि इसे मालूम था कि इसका टकराव मुसल्लह लोगों से था। हमारे हाथों पर चूँकि अभी तक दस्ताने थे, इसलिए चार्ल्स ने बेतामुल वो कैलकुलेटर नुमा डब्बा उठा लिया और इसे उल्टे पुल्टे हुए बोला, ये कैलकुलेटर है, ये रिमोट कंट्रोल।
आपका दूसरा अंदाज़ा सही है, ये मेरे हिसाब से इसे रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मैं टूटी हुई खिड़की से इस दौर अफ्तादा मंजर का जायज़ा ले रहा था जिसका चंद मिनट पहले तक मैं एक हिस्सा था। बगैर दूरबीन के भी वहाँ की चीज़ें साफ़ ही दिखाई दे रही थी, बस ज़रा साइज़ असल से छोटे मालूम हो रहे थे। वो टीन की चादरों की लंबी सी दीवार, मलबा, मशीनरी, दो रवैया सड़क और वो करें जिस पर मेरा चढ़ना और उतरना गोया तख्तेदार पर चढ़ने और उतरने के मुतरादिफ रहा था। दूरबीन के ज़रिए तो इनमें से हर चीज़ को बहुत साफ़ और वाज़ेह देखा जा सकता। मैंने चार्ल्स और कैथरीन और स्यूबेक को खिड़की के करीब आने का इशारा किया, फिर बतौर ख़ास चार्ल्स को मुखातिब किया। आप इस चक्कर के बारे में जानना चाह रहे थे? यहाँ खड़े होकर सारा चक्कर ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी समझ में आ सकेगा। कुछ तो मेरी समझ में आ गया है, चार्ल्स बोला, लेकिन कुछ कड़ियाँ नहीं मिल रहीं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि हमान बला का शातिर भी है और छलावे की तरह फुर्तीला भी। इसमें कोई अफसाना तराजी शामिल नहीं, इसका मुझे यकीन आ गया। अगर हम इतने अफराद की सलाहियतें यकजा ना होती तो वो बहुत आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाता। बेशक एक बारीक से नुक्ते की वजह से तो मैं भी इसकी जहानत का कायल हो गया हूँ, लेकिन अचानक किसी मौजज़े के तहत मेरी जहानत इस हद तक बेदार हो गई कि अचानक ऐन वक्त पर ही इसका चक्कर मेरी समझ में आ गया। करीब से ही कैथरीन नीची आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें ख्वामख्वाही तो उस्ताद तस्लीम नहीं किया था। तुम खुद भी एक गैर मामूली ज़हीन आदमी हो, लेकिन इनकसारी की वजह से ना तो इसका इजहार करते हो ना इस बात को तस्लीम करते हो। बहरहाल ये भी कोई बुरी बात नहीं। मैं खुश हूँ कि मुझे जो भी मसला दरपेश होता है वो किसी न किसी तरह मेरी समझ में आ जाता है और किसी न किसी तरह हल भी हो जाता है। बस इतना ही काफ़ी है, अपने तज्ज़िये करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, फिर बहुत दूर नज़र आने वाली टीन की लंबी सी दीवार की तरफ इशारा किया। लहरिएदार टीन की चादरों से बनाई गई इस दीवार को देख रहे हैं आप लोग? सब ने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, इसमें से पहले टुकड़े पर सफ़ेद रंग किया गया था। अगर आप इसे दूरबीन से देखें तो लहरियों से कतई नज़र वो टुकड़ा आपको सिनेमा की स्क्रीन की तरह दिखाई देगा। चार्ल्स के पास अपनी दूरबीन अभी तक मौजूद थी। कैथरीन और स्यूबेक अपनी राइफलों पर लगी हुई दूरबीनों के जरिए देखने लगे। अब सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक भी चल रहा था। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को इस दीवार के सामने से गुजरना था और गाड़ी सबसे पहले इस सफ़ेद स्क्रीन के सामने से गुजरती। ठीक है ना? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। चार्ल्स दूरबीन आंखों से हटाए बगैर बोला, ये दीवार कंपनी ने ज़रूर बनाई थी, लेकिन इस एक चादर पर यह सफ़ेद रंग इन्होंने यकीनन नहीं किया होगा। ये हमान ने या तो ख़ुद कल शाम के बाद किसी वक्त किया होगा या कंपनी के किसी मजदूर वगैरह कुछ दे दिला कर कराया होगा, क्योंकि कल सुबह जब हमने इस जगह का मुआयना किया था तो इस चादर पर सफ़ेद रंग नहीं था। चार्ल्स ने आंखों से दूरबीन हटाकर उलझन अमेज नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ा। किसी ने भी इस सफ़ेद टुकड़े की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन यह सुबह से मेरी नज़र में खटक रहा था। ताहम मैंने भी आखिरी वक्त तक इसका मसरफ़ नहीं समझ सका, लेकिन मेरे जहन में स्यूबेक के वो अल्फाज मुसलसल गूंज रहे थे कि हमान धमाका खेज़ अशिया का स्पेशलिस्ट और बहुत हिसाबी किताबी आदमी है। शायद इसी नुक्ते ने मेरी रहनुमाई की। किस तरह? स्यूबेक ने एक टुक मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कोई गहरे रंग की गाड़ी इस सफ़ेद स्क्रीन के सामने से गुजरती है तो बहुत ही नुमायाँ और वाज़ेह नज़र आती है। आमतौर पर नहायत अहम सरकारी मेहमानों को स्याह रंग की 6 दराज़ों वाली मर्सिडीज़ में लाया जाता है। लेडी डायना भी ऐसी ही गाड़ी में थी। टीन की इस दीवार के एक सिरे पर यह सफ़ेद स्क्रीन थी और इससे कुछ पहले सड़क पर बोर्ड लगा हुआ था, हद रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा। हमान को मालूम था कि वहाँ पहुँचकर गाड़ियों की रफ्तार अगर एन इसके मुताबिक नहीं तो इसके करीब करीब ज़रूर हो जाएगी। दीवार के दूसरे सिरे पर बुलंदी पर क्रेन का बूम था जिसमें से असल हुक निकाल दिया गया था और इसकी जगह एक और हुक एक ख़ास खांचे में लटकाया गया था, जो दर हकीकत हुक नहीं बल्कि ज़रा सी ठेस लगने पर फट पड़ने वाला तबाकुन बम था। मैं समझ गई। कैथरीन जल्दी से बोली, हमान ने इस दीवार का फासला नाप लिया था होगा। इसके हिसाब के मुताबिक एक मखसूस रफ्तार से आती हुई गाड़ी जब इस सफ़ेद स्क्रीन के सामने आती तो यहाँ रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता जिससे वो हुक्नुमा बम इस खांचे से निकल जाता जो रिमोट कंट्रोल से हरकत कर सकता था। जिस वक्त हुक्नुमा बम नीचे पहुँचता एन उसी वक्त स्याह मर्सिडीज़ इसके नीचे पहुँच चुकी होती, यानी हुक एन इस मखसूस गाड़ी पर ही गिरता।